के लिए भविष्य में। और ये जो ब्यूटीफुल मीटिंग हम लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको हम ब्यूटीफुल ट्री या ब्यूटीफुल मीटिंग अब कह ही सकते हैं ऑफिशियली। एक ब्यूटीफुल ट्री नाम से टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरुआत की थी। एक जो जीवन विद्या ग्रुप है उसने भी ब्यूटीफुल ट्री से कुछ अच्छे ज्ञान के स्रोत जो कि भारत परंपरा में है हम सबके सम्मुख लाए थे। हम इसको ब्यूटीफुल प्रोग्राम कह सकते हैं, जिसमें देश में या विदेश में, देश विदेश मतलब पूरे भारत में या विश्व में कहीं भी जो भी अच्छा हो रहा है, एक साथी को हम डेली निमंत्रित करते हैं यहाँ पे। वो आते हैं, ग्रुप के सामने अपनी बात कहते हैं। वो कार्य है तो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली या कलेक्टिवली वो कर रहे होते हैं। और करीब 40 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं और उसके पश्चात क्वेश्चन आंसर, ये स्ट्रक्चर है। और उसके तहत हम बहुत बहुत लोगों तक पहुंच रहे हैं। 12 से 15 राज्यों में पहुंच चुके हैं। 100 ब्लॉक्स में अभिषेक जी के नेतृत्व में डायरेक्ट ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। और उसको कैसे हम गहराई में, हॉरिजॉन्टल बढ़ा हुआ है, वर्टिकल कैसे बढ़ेंगे, कैसे गहराई में जाएंगे, उसकी पूरी प्लानिंग हो रही है। वर्धा उसकी एक नेक्स्ट एलिमिनेशन है। एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो मैं देखता हूँ यदि हमारे मुख्य वक्ता भाई राकेश जी आ गए हैं, नहीं तो आप मुझे अनुमति दीजिए, यदि कोई आप में से कॉल कर सकते हैं तो ठीक है। अभिषेक जी से मैं बार बार उन्हें तंग नहीं करूंगा, खुद ही आ जाऊंगा, मेरे साथ कॉल लिस्ट में अभी होंगे ही। राकेश मनचंदा जी, उन्होंने ऐसे प्रॉमिस किया था कि मैं सही समय आ जाऊंगा, पर कोई बात नहीं। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों। हाँ राकेश भैया, सभी लोग आपके इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं, आ जाइए तुरंत। मैं आ रहा हूँ सर। जी। शॉर्ट एनालिसिस में स्ट्रेंथ एस और डब्ल्यू इसलिए साथ होते हैं कि भाई जिसकी वीकनेस हो, दूसरे की स्ट्रेंथ उसको ढक ले। एक दूसरे की वीकनेस को ढकते हुए चलेंगे। ढकना मतलब ये नहीं है कि हम उसको कारपेट के नीचे कर रहे हैं, बट कवर कर रहे हैं कि भाई यदि स्लिप से ज्ञान छूट गई तो थर्ड मैन वाले ने पकड़ लिया, सबका नहीं गया, हम लोग जीत गए। So we have to cover for each other's limitations or weaknesses and move forward as a team, and that's how the team is building up. भाई कमलानंद जी हमारे शॉर्ट एनालिसिस पे बहुत सुंदर कहते हैं, क्यों ना हम 2 मिनट उनसे सुने। भाई कमलानंद जी प्रणाम। आप यदि वीडियो पाएंगे तो और उत्साह। आज बहुत सुंदर प्रोग्राम आपने उत्तराखंड के लिए हमें मैं जोड़ लिया था। चरणों में आपके नमन करता हूँ दादा। वीडियो पे आएंगे मैं तो हमें सबको बहुत अच्छा लगता है आजकल में। मैं सबको अनुरोध करता हूँ जी कि दादा। जो ये चुनौती का टाइम है वो हर एक सर को सर। व्यक्तिगत अपना क्षमता का सदुपयोग पूरा पूरा, क्योंकि कोई दूसरा जी करेगा, पुरोहित आएगा या सरकार या नेता या कोई करेंगे, ये सोच ही अब बड़ा खतरनाक लग रहा है। तो इसलिए अपो दीपो भव वाला जो मॉडल था, और हर एक को जी डिजिटल जी। के युग में तो स्वाट तो बड़ा सबको मालूम है, नहीं मालूम हो तो फिर बात करेंगे, क्योंकि जो मालूम है उसको रिपीट करके कोई फायदा नहीं। और चूंकि हर एक को अपनी क्षमता वर्धन खुद करनी है, और इसीलिए प्रश्न 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 करके जब तक वो संतुष्ट न हो जाए, तो प्रश्न केवल इतना ही है कि उसको सही संतुष्ट वाला, जिसको बोलेंगे पूरा पटने वाला जब तक न मिल जाए, तो सतत प्रश्न करने की जरूरत है। दूसरा, उत्तर जो भी हो अपना विश्लेषण का, उसको शुभ लाभ के साथ, अपनी अपेक्षा के साथ जोड़कर क्लियर करें कि भाई वो तो वहाँ क्लैरिटी, ब्रेविटी, एफिशिएंट स्पीड में बोल चुका हूँ। मेरा जो अभी चल रहा है, जैसे उत्तराखंड में पंचायत में चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें अगर 40 नहीं, 50% नहीं, 30% भी अगर लोग अनअपोज्ड बगैर चुनाव के आ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी आशा की किरण की शुरुआत होती है। क्योंकि आधार तो ग्रामीण है, और उसमें हम सब इतना भी ये कर रहे हैं। अगर ये इस वक्त में थोड़ा ताकत उत्तराखंड के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें निर्विरोध करने के लिए माहौल बनाए, और फिर उनको समग्र विकास वगैरह 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 के लिए दे, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। चूंकि आपने 2 मिनट बोला है, तो इसलिए मेरा यही अनुरोध रहेगा कि ये 2 घंटे वाला प्रोग्राम कैसे 1 घंटे में निपटे, ये भी एक बहुत बड़ा सुधार का ही बिंदु होगा। और हर एक में एक्शन प्लान, जब तक एक्शन प्लान नहीं होगा, आज मैं शर्मा जी को पूछ रहा था कि भाई पहले भी प्रोग्राम बहुत होते रहे हैं, और अगर अभी भी वैसे ही हो रहे हैं भाषण में भाषण और ये नया, तो फिर उसका उद्देश्य क्या? फिर तो अपना टाइम वेस्ट ना करे आदमी। तो इसलिए सतत अपना सोच करके समय के परिवेश में उसका क्या फायदा हो सकता है, तो मेरे ख्याल से वो अनिवार्य सुधार की दिशा होगी। बाकी तो प्रभु इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी जी जी, बहुत अच्छा। आप ये जो हम ये हमारे मुख्य का समय लगा तो इसको देखने के लिए बहुत अच्छा भाई जी है। तो मैंने शॉर्ट डिटेल में थोड़ा किसका समय सुनना आज होगा तो फिर पता चलूंगा। थैंक यू दादा। और इसी हिसाब से निवेदन है ये का प्रयास करिए। हाँ सत्यप्रकाश की मीटिंग में जल्दी आओ। ठीक है, तो ये साथियों बहुत अच्छा रहेगा। मैं बीच बीच में दूसरे फोन से साथियों को चेताता रहता हूँ कि भैया देर मत करो, मीटिंग में आओ। साथ आने का समय आ गया है, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी साथ आने का समय आ गया है दोस्तों। ज्यादा समय न लेते हुए वॉर एंड पीस आज और उससे वॉर की जो सिचुएशन है उसकी क्या समाधान है, शांति, स्थायी शांति या वार होने से पहले कैसे हम प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, करके युद्धों को रोक सकते हैं दोस्तों। हमारे साथी आदरणीय श्री राकेश मनचंदा जी को, जिनको अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, बहुत सारे देश विदेशों में बहुत सारे उन्होंने, विदेश मतलब कि हम समझें आउट ऑफ द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, उन्होंने कार्य किया है व्यापक अनुभव के साथ में, व्यापक एनालिसिस, व्यापक चिंतन अल्फाबेटिक्स पे, और काफी उनका एक बहुत अच्छा जोड़ के तो शांति तक ले जाते हैं। तो जो भी जितना भी आप 40 मिनट में दादा, आपको स्वागत करते हुए मैं काफी हर्ष महसूस हो रहा है। तो वेलकम टू दिस प्रोग्राम, ब्यूटीफुल प्रोग्राम इन विच वी इनवाइट one person who is representing either himself or herself or a group which is doing something great or good for the country or the humanity। ऐसे प्रोग्राम में तहे दिल से आपका स्वागत है राकेश मनचिंदा भैया। आप अन्ना आंदोलन में भी रहे हैं, बहुत सारे और आंदोलनों में रहे हैं, व्यापक अनुभव है, इंडस्ट्री चलाने का अनुभव है, देश के कैसे संचालन होना चाहिए, लगातार उनकी कार्टून्स और कमेंट्स आते रहते हैं विभिन्न ग्रुप्स में। सर आपका स्वागत है। ज्यादा समय मिलते हुए आज के टॉपिक पर हम आपको 40 मिनट सुनना चाहेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। ओवर टू यू राकेश भैया, आप अनम्यूट कर लेंगे, कर अनम्यूट कर लेंगे, धन्यवाद। जी। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मैं कुछ लेट हो गया था। एक तो थोड़ा बत्ती चली गई थी तो जनरेटर चलाने में कोई बात नहीं। वक्त लगता है, और उसके अलावा भी थोड़ा गले में थोड़ा तकलीफ थी। तो कोई बात शरीर नहीं। में भी जो है शांति की कामना चल रही है, और जो शत्रु बैक्टीरिया है उन्होंने भी आक्रमण कर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं अभिषेक जी और संजय शर्मा जी हैं, जो लगातार 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 लोगों को एक एक मोतियों को पिरोने का जो ये उन्होंने बीड़ा उठाया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और आज का जो चुनौतीपूर्ण टॉपिक है वो है वॉर एंड पीस। वॉर यानी युद्ध, और पीस यानी शांति, यानी जंग और सुकून। अब मैं कोशिश करूंगा कि पहले केवल शांति शांति और शांति की ही बात करूं, क्योंकि शांति जो है वो सिर्फ 90% लोगों के साथ में ही जो है वो वफादार ही नहीं है, वो उन लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा मेहरबान है जो वॉर मॉन्गर्स हैं, जो बात बात पर पंगा लेना चाहते हैं, जो जुड़े हैं कब्जा की राजनीति में, जो जुड़े हैं लोगों का हक मारने की राजनीति में। तो सबसे पहले जब शांति की चुनौती आती है तो ये भी जरूरी है कि वी आर द ओनर्स ऑफ आवर ओन बॉडी। अपने शरीर के हम सब खुद मालिक हैं। और एक प्रश्न जो बार बार मैं अपने आप से पूछता हूँ, आप लोगों से भी पूछना चाह रहा हूँ, मेरे मेरे से भी वो प्रश्न है कि क्या आपने कभी अपने अंगों के बीच में बगावती युद्ध, बगावती लड़ाई या भेदभाव या सौतेला व्यवहार कभी देखा है? जब मैं अपने शरीर से बाहर निकल करके बाहर की अशांति देखता हूँ, हर जगह युद्ध देखता हूँ, हर जगह झगड़े देखता हूँ, परिवारों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों में ये है कि फादर ने वो उसको बड़ा तकिया दे दिया और मदर ने उसको छोटा तकिया दे दिया। तो ये इसके पीछे भावना क्या है, उसको युद्ध के पीछे जो भावना है उसको जाननी भी जरूरी है, कि लालच और मुनाफा जो है उसने हमारी शांति और सत्य को धोखे से हरा रखा।
लेकिन फिर वापस जब हम अपने शरीर में आते हैं तो हम ये पाते हैं कि पहले अपनी अंदरूनी शांति की जो गवर्नेंस है, जो उसकी नेटवर्किंग है, जो उसका इकोसिस्टम है, हमारी इनर इंजीनियरिंग का, उस व्यवस्था जो है वो सचमुच में अद्भुत है, कुदरत की देन है, इकोलॉजी की देन है। हम लोग जो है कुछ लोग इसको भगवान भी कहेंगे, लेकिन वो सचमुच में बहुत ही अजूबा और अद्भुत है। और सारे के सारे जो ऑर्गन्स है, मेरे 78 ऑर्गन्स है, सबको साथ लेके चलती है। जब आप देखिए अपने ऑर्गन्स में से 2 ऑर्गन्स को अगर आप चुन लें तो एक ऑर्गन बड़ा मशहूर है, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी कोर्ट में चले जाइए, उसको रिस्पेक्ट मिलती है। कहा जाता है कि चश्मदीन गवाह, यानी आंखों को रिस्पेक्ट मिलती है। कानों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि तुम कानूदीन गवाह हो, लेकिन लेकिन शरीर का इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कानों को काट करके फेंक दें या उनको इन्फीरियर कह दें, उनको हम छोटा कह दें। कानों की भी बहुत बहुत महत्वता है। जिस तरीके से पाँव की महत्वता है, ब्रेन की महत्वता है, हार्ट और ब्रेन, दिमाग में और मस्तिष्क और हृदय में भी ये रसाकशी खींचातानी जो है, आप जो है अगर आप इनर इंजीनियरिंग में जाएंगे तो महसूस कर पाएंगे। लेकिन इन सब चीज का सार ये है कि ये आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ में कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। अगर आंखें खुद को सर्वश्रेष्ठ हिंदू कहने लग जाए एक्सक्यूज मी, कान अपने को पवित्र मुस्लिम कहने लग जाए, और दिमाग, ब्रेन जो है वो अपने आप को प्राउड क्रिश्चियन का तगमा लगाने की कोशिश करे, तो सोचिए क्या क्या ऊंच नीच हो जाएगी। एक बार एक जो सैनिक था, सोल्जर था, वो वापस अपने घर आया, गांव आया, तो गर्मी के मौसम था और वो खाट लगा करके ऊपर छत पे सो गया। रात में कुछ आवाजें आई तो कानों ने सुनी, और कानों ने जब सुना तो ब्रेन तक मैसेज गया, और जो सोल्जर था उसको उठाया गया। उसने आंखों से फोकस किया, उसने देखा कि एक छत से दूसरे छत पर कुछ जो है स्ट्रेंजर एलिमेंट्स जो है वो हथियार बंद है और वो कूद रहे हैं, और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। और सुबह लोगों ने कंधों पे उठा लिया जो अपना सैनिक था उसको, ये मालूम पड़ा कि उसने 3 आतंकवादी धाराशायी कर दिए रात की फायरिंग में। अब आपस में कहानी जो है वो एक सिंबॉलिक कहानी है। आपस में जो है वो थोड़ी सी भेदभाव, थोड़ा सा फूट आनी शुरू हो गई, जो हम लोग शरीर के बाहरी दुनिया में देख पा रहे हैं, जो पूंजीपति दुनिया है। पहले वो समांतवादी दुनिया थी और ना बराबरी की दुनिया थी। हम ये देख रहे हैं कि जो कान है, उन्होंने कहा कि अगर मैंने वक्त पे आवाज को कैप्चर करके ब्रेन तक, नर्वस सिस्टम के यूज करते हुए, न्यूरॉन्स को यूज करते हुए मैसेज नहीं भेजा होता तो पूरा शरीर तो सोया हुआ था। आंखों ने कहा कि भाई मैंने आइडेंटिफाई किया, पहचान बनाई। उंगलियां बोली मैंने ट्रिगर दबाया। अब दिमाग को बहुत गुस्सा आया। मस्तिष्क ने बोला कि भाई ठीक है, आप लोग अलग अलग हो जाइए और अपना 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 हुक्का पानी अलग कीजिए। अब लोग ये अलग हो गए। जब आंधी चली तो आंखों में धूल आ गई, कानों के ऊपर से लोग गुजरने लगे, क्योंकि लोग भी आंधी से बचना चाह रहे थे, और उंगलियां भी लुहान हो गई। फिर ये ऑर्गन्स जो थे वो वापस आकर के शरीर से रिक्वेस्ट करते हैं और जुड़ जाते हैं। और मोरल ऑफ द स्टोरी में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मॉडर्न जो साइंस है वो कहती है कि अगर ये ऑर्गन्स 6 घंटे के अंदर इनको ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। और लेकिन घूम फिर के सच है कि पूरे शरीर में जो मास्टर है, कमांडर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ ब्रेन ही नहीं है। पूरा शरीर में एक दूसरे के बगैर कोई भी
जो है काम जो है पूरा नहीं हो सकता। आपको ट्रांसप्लांटेशन की, आपको उस ऑर्गन के रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। और हर अंग जो है उसकी एक 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 खास भूमिका, खास जिम्मेदारी है। तो चुनौती अ, आपके हमारे सामने है कि जब शरीर के सारे अंग मिलकर काम कर सकते हैं, बिना शोर मचाए, बिना ढोल बजाए, बिना ताली थाली बजाए, बिना शेखी बांधे कि भाई हमने तो हम तो इसको चकनाचूर कर देंगे, इसको मिट्टी में मिला देंगे। तो जब वो शरीर जो है इनर गवर्नेंस कर सकता है, तो बाहरी दुनिया पे भी हम लोग अब आगे आए मिल करके और फोकस करने की कोशिश करें और किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकलना है। लेकिन एकजुटता ही सोल्यूशन को दे पाएगी, ये मेरा एक दृढ़ विश्वास है। तो जीवन से भरी इस धरती पर हम जो हम सबकी है, कहा जाता है कि पृथ्वी हम सबकी है, ये देश हमारा है और हम इसके मालिक हैं। लेकिन मालिक को जॉब्स वगैरह नहीं है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मालिक कह रहा है कि भाई जो है आपने मेरे से बिना पूछे अडानी अंबानी जी को आधा देश दे दिया है और मुझे जल जंगल जमीन का कोई किराया नहीं मिल रहा है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो सत्य और शांति हमेशा 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 90% बहुमत में रही है, पर एकता के बिना वो टुकड़े टुकड़े में बट चुकी है। जानबूझकर उसको कमजोर किया जाता है। तो शांति ही एक असली रास्ता है और हमारे पास में और कोई कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम जो मैं मेरी शांति मैं मेरी शांति और मेरी शांति के साथ साथ में जो है वो हम लोग जो है अपने वी से जुड़े हैं, अपने मोहल्ले से जुड़े हैं, फिर नगर से जुड़ सकते हैं, फिर देश से जुड़ सकते हैं, फिर हम ग्लोबल सिटीजन्स का एक जिम्मेदार रोल निभा सकते हैं। लेकिन 90% मेहनत का शांति प्रिय नागरिकों को जब हारा 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 हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि उनको टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया गया। अब शांति बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पेशेंस वाली है, बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही मीठ है। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं है। उसकी सहनशीलता है, उसके अंदर पेशेंस है और बहुत ही ताकतवर है। वो इतनी ताकतवर है कि वॉर मॉन्गर्स जो है, जो युद्ध प्रेमी है, जो गलत काम करने वाले, जैसे भूमि को हड़प लिया, भाई भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ तो आग लगा दी, और जो कुछ भी न्याय से होना चाहिए था, समाज से 50-50% होना चाहिए था, उसकी जगह पर वो लगातार चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं अपना कोर्ट कचहरी के। और ऐसी भी ताकतें हैं जो समाज में जहर घोलती हैं, विभाजित करती है, हिंदू मुसलमान करती हैं, युद्ध के लिए उकसाती रहती हैं। और उनको भी शांति की ही आवश्यकता होती है अपना परिवार चलाने के लिए, अपना जीवन शैली को बिताने के लिए। वे अपने लालच के, युद्ध के, हथियारों के, लाभ के, बंटवारे के, बुराइयों के को छिपाने के लिए शांति को कभी कभी एक शील्ड, एक ह्यूमन शील्ड, एक एक ढाल की तरह भी उपयोग कर सकती हैं और इससे उनको भी शांति हो सकती है। ये भी सच है कि पूरी दुनिया में जो शासक दल है और उनके समर्थक है, उन्होंने दुनिया को बंदूकधारी और बिना बंदूकधारियों के बीच में बांट दिया गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरे पास तो बंदूक का कोई लाइसेंस नहीं है, इस वजह से मैंने शांति को अपनाया। शांति की पहले बात करी, युद्ध की बात हम बाद में कर पाएंगे अगर वक्त बचेगा, नहीं तो हो सकता है कि बातें अच्छी लगी तो शांति की बात पे ही बात बन जाए और एक और सेशन को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि ये बात जो है, ये हमें पहले अपने आप को इसमें चुस्त तंदुरुस्त करना है, अपने आप को इस लायक बनाना है कि हम शांति के एम्बेसडर बन पाए। अब जो पूरी दुनिया चल रही है, जो 10% लोग चल रहे हैं, जो वॉर मॉन्गर्स हैं, जो युद्ध से मुनाफा कमाते हैं,
युद्ध में मारामारी हुई, युद्ध में डिस्ट्रक्शन हो गए, मॉल्स खत्म हो गए, पूरी की पूरी सिटीज खत्म हो गई, हॉस्पिटल्स खत्म हो गए, फिर उनके टेंडर्स निकलेंगे, फिर वो उन लोगों को मालूम है कि वॉर से उनको मुनाफा होगा। बाकी लोग म्यूट रखें अपने आप को। धन्यवाद जी जी दादा। हाँ नहीं, बीच में कुछ लोग अनम्यूट करके कुछ बात कर रहे थे तो मैंने म्यूट कर दिया। आप प्लीज कह रही हूँ उनसे। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई 90% लोगों के पास में ना तो लड़ाई झगड़ा करने की ताकत है, ना ही युद्ध की ताकत है। युद्ध होता है, कर्फ्यू हो जाता है, युद्ध होता है, चीजें महंगी हो जाती है। तो 90% जनता जो है जिनके पास बंदूक के को लाइसेंस नहीं है, वो युद्ध कभी नहीं चाहेंगे। मेरे पास बंदूक का लाइसेंस नहीं है, संजय जी के पास भी बंदूक का लाइसेंस नहीं हो सकता है, आपके पूना में बैठे हुए श्री जी है, श्री रे साहब, उनके पास भी हो सकता है कि बंदूक का लाइसेंस ना हो। तो जरूरत यह है कि हम सब लोग एक साथ आए। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रिलीजन हैज डिवाइडेड द रेस ऑफ 90% वर्सेस 10%। जो हमारा माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसने क्या किया है कि धर्म ने पाप और पुण्य जरूरी है, देवता है और राक्षस है जरूरी है, फरिश्ते और शैतान है जरूरी है, इनका निर्माण किया है। और ऐसे ऐसे बताया है कि बलात्कारी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन ये अगर मंत्री हैं तो ये बहुत जरूरी है। तो ये इस तरीके की जो मानसिकता चल रही है, चाहे वो अमेरिका में चल रही हो, चाहे वो इंडिया में चल रही हो, चाहे वो किसी भी देश में चल रही हो, तो इसको 90% जो टैक्स पेयर्स मालिक हैं, जो इनकी सैलरीज पे करते हैं, जो प्रधानमंत्री की सैलरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन लोगों को एक साथ आकर के इस पर चिंतन मनन करना पड़ेगा और एक कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि चीज इसको और सिंपल करने के लिए जी साथियों से निवेदन है, कृपया म्यूट रखें, डिसिप्लिन का पालन करें। थैंक यू प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी। म्यूट रखें। मदन मोहन जी अभी आए थे, जैसे ही घुसते हैं अपने आप को म्यूट कर लीजिए। लेट आने वालों का भी स्वागत है, लेकिन अपने आप को म्यूट करने आते ही ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो स्पीच में दिक्कत होती है। राकेश मनचंदा भाई साहब प्लीज कैरी ऑन। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आई होप पीपल आर एंजॉइंग जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, वो क्या है, इस टेक्निकल सिस्टम में ये वाला जो जूम है हमारे पास में, कोई भी साथी जैसे एंटर करते हैं ना तो वो अनम्यूट होते हैं, तो वो जी 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 जी। मैं एक कहानी पर फोकस करना चाहता हूँ, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही जल्दी के साथ में। वो कहानी का शीर्षक है भक्त मैं केवल बीज ही बेचता हूँ, फल नहीं। भगवान जो है अपने भक्त को कह रहा है कि भक्त मैं केवल सीड यानी बीज ही बेचता हूँ, मैं फल नहीं बेचता हूँ। तो एक किसान ईश्वर की दुकान पे पहुंचा, उसने बोला कि आप क्या बेच रहे हैं प्रभु, भगवान आप क्या दे सकते हैं मुझे। परमेश्वर ने उत्तर दिया, बड़े प्यार से दिया, कि जो कुछ तुम्हारा हृदय चाहता है मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, आप मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। तो किसान ने कहा मुझे सफलता चाहिए, मुझे मेरी किसानी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस दाम चाहिए, और मुझे सफलता और खुशी चाहिए। भगवान मुस्कुराते रहे, जवाब नहीं दिया। जब उसने रिपीट किया क्वेश्चन, तो उन्होंने धीरे से कहा कि भक्त मैं केवल बीज को बेचता हूँ, मैं फल को नहीं बेचता हूँ, मैं फल का व्यापारी नहीं हूँ। मैं सिर्फ बीज आपको दूंगा, आपको बीज बोना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, जीवन में बीज से फल की सफल यात्रा पे आपको लगातार इंद्र देवता की बात करनी पड़ेगी, जानवरों से आपको बचा के रखना पड़ेगा, जो बीज से के फेवरेबल जो मिट्टी है, जो ऑर्गेनिक खाद है, पर्याप्त वर्षा है, उचित धूप है, इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा और उसकी देख रेख करनी पड़ेगी। और फिर जो आपका फल आएगा, फिर आप उसका बंटवारा कर सकते हैं। तो
ये एक सिंबॉलिक कहानी है जो स्पेन में भी काफी चर्चित है, क्योंकि स्पेन ही कुछ देशों में एक ऐसा देश है जहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ चुकी है। तो इस कहानी को आपके साथ में साझा करने का मेरा मकसद वॉर एंड पीस में क्या है। मेरा मकसद वॉर एंड पीस में इस कहानी को उठाने का मकसद ये है कि इसमें एक चीज दिखाई गई है कि जो जो एंड रिजल्ट है वो है फल। अब मैं भी एक बीज हूँ। अगर मैं अपने आप को एक बीज मानता हूं तो मैं 9 महीने के बाद में ही पैदा हुआ। मैं अपनी माँ के साथ जुड़ा रहा। मैंने कंपटीशन किया, 60,000 जो स्पर्म्स थे उनके साथ कंपटीशन किया, मैं सेटल हुआ। अब जो सब्जियों का बीज है वो 3 महीना 4 महीने में जैसे जैसे फसल आती है। अब कुछ पेड़ों का बीज है, वो पौधे बनते वृक्ष होने में उनको उनको भी 3-4 साल लग जाते हैं। लेकिन देखना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो जो किसान है उसको अपनी जो मेहनत और देखभाल का जो है बंटवारे के समय में जो है उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। मैं एक अंग्रेजी की और जो एक सेइंग है उसको उसको आपके बीच रखना चाहता हूँ। ए सीड while growing makes no noise, while falling makes a huge noise and excitement। एक बीज जब उसकी उसकी रुपाई होती है, जब वो धरती पे बोया जाता है तो वो बेजुबान होता है। उसके साथ में जुड़े हुए जितने मेहनत कश लोग होते हैं, चाहे वो लाला जी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो ट्रक वाला हो, उसमें आपस में एक्साइटमेंट बना रहता है। लेकिन वो कभी भी वहां पे हल्ला वल्ला नहीं होता है। हल्ला कब शुरू होता है? हल्ला तब शुरू होता है, हंगामा तब शुरू होता है जब जब फल बट कर तैयार हो जाता है मेहनत का, और उसके उसका बंटवारे के लिए जो कानून होता है वो बिल्कुल फसड्डी निकलता है। कानून दरअसल जो है पूंजीवादी समाज में या पुराने समाज में वो कानून है ही नहीं। तो मेरा उस पुरानी कहानी से इसको जोड़ने का ये मतलब है कि अगर भगवान भी चाहें तो जो फल का बंटवारा है उससे भी वो अपना पल्ला झाड़ते हैं। तो वो साफ साफ कहते हैं कि भाई मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, मेहनत करनी है, कर्म करना है, बीज बोना है। अब जब फल आ गया, अब जो है मैं फल नहीं बेच रहा हूँ। और फल से वो अपना पल्ला झाड़ते हैं। जब मैं भगवान बोल रहा हूँ तो भगवान तो आजकल ऐसे भी है जो शंकराचार्य की भी छुट्टी कर दी है, जो विष्णु के भी अवतार हो चुके हैं। तो देखना जरूरी ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और व्हाई दिस इज हैपनिंग, हाउ दिस इज हैपनिंग, कि किसान की मेहनत और जो उसकी देखभाल है उसका सारा श्रेय जो है वो चावल लगा करके पंडित जी का श्रेय ले जाते हैं। हलवा बना करके वो जो श्रेय है वो मंदिरों में बढ़ जाता है। लेकिन किसान को 2 रुपए मिलने में भी बहुत 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 दिक्कत आती है, और नेता आसानी से इसको चुरा ले जाते हैं। अगर नेता अमेरिका का है और वो ट्रेड और टैरिफ में धमकियां दे रहा है, बोल रहा है कि अगर आपको इस बार पकड़ा, जो आपने $2 बिलियन का आपने रूस से तेल इंपोर्ट किया है, अगर आप फिर पकड़े गए तो आप पे 500% जो है टैरिफ ठोक दूंगा। ये इतनी हिम्मत हो गई है, इतना डिसऑर्डर हो गया है, इतना इतना प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये भी एक वॉर एंड पीस का एक एक चैलेंज है। ये भी जो है अल्टीमेटली वॉर को लीड कर सकता है, कि जो पूरी दुनिया का नायक है, पूरी दुनिया की का चौकीदार है, पूरी पूरी दुनिया के बगीचे का माली है, वो बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है। और जैसे कि आप जो है मंडियों में किसान को, मजदूर को छोड़ देते हैं, उनका मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए, मिनिमम दिहाड़ी क्या होनी चाहिए, अगर वही तय नहीं है तो आप समझिए कि ये गैर बराबर जो दुनिया है इसमें जो है झगड़ा और जैसी सिचुएशन हमेशा हमेशा आती ही रहेगी। और हमें कोशिश करनी है कि अब जब हमें अच्छा भोजन मिलता है तो हम भगवान की धन्यवाद के साथ साथ उनको भोग लगाने के साथ साथ जो
लॉकडाउन में किसानों ने 24 घंटे तक हमारी फैशनेबल किचन में फैशनेबल भोजन सप्लाई किया, वो हमें उनको भी थैंक करने का कष्ट उठाना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि प्राकृतिक सच्चाई में ताकत है, भेदभाव नहीं है। और जब हम जंग लड़ते हैं तो डिवीजन ऑफ द वर्ड होता है, और जो गन पावर वर्सेस गन की में जो पूरी की पूरी बटी है दुनिया, उसको ये भी याद रखना चाहिए कि जो वर्किंग क्लास है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, तो उनके जो 8 घंटे का काम है, उसके लिए भी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, गोलियां चली हैं 138 साल पहले। इसलिए पूरी इंडस्ट्री में जो है वो 8 घंटे का काम, वो साप्ताहिक अवकाश यानी सैटरडे या संडे जो लीव होती है, रेस्ट डे होता है, मेडिकल लीव होती है। ये है कि जो वॉर एंड पीस है उसमें जो है 90% जनता जो है, जो ताजमहल बनाती है, जो ब्रिजेस बनाती है, जो रेलें चलाती है, जो रेल को रिपेयर करती है, जो सोलर सिस्टम्स को कंट्रोल करती है, जो पनडुब्बियों को कंट्रोल करती है, अब उनको हटा करके, ट्रैक्टर्स को हटा करके, टैंकों को हटा करके आर्टिफिशियल मिसाइल्स लाई जा रही हैं जो बटन ऑपरेटेड हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ट्रैक्टर लाके कुछ किसानों को रिप्लेस किया था और अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं, तो ये भी एक वॉर वाली सिचुएशन है कि आपने जो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन उनका जो उनकी मेहनत का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मुकर्रर किया, उसको फिक्स किया या उसको फिक्स नहीं किया। तो इधर चार्जर देना, चार्जर कहाँ ले गई? चार्जर जी साथी करीब सभी अपने आप को म्यूट जी। रखें, जिन्हें आ रहे हैं चार्जर मिले या ना मिले म्यूट रखिए। जो धन्यवाद। इस जंग है उसके जो डिसीजन मेकर्स हैं, हमेशा ये कहा जाता है वॉर इज अ गेम ऑफ द रिच, बाय द रिच एंड फॉर द रिच। जो वॉर है, जंग है, वो मुनाफा देती है कुछ लोगों को, और वो चलती है कुछ लोगों, वो चलती है कुछ लोगों की नहीं, पूरे के पूरे जो वर्किंग क्लास है, जो किसान हैं, जो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, चाहे वो अग्निवीर है, लेकिन वो भी अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है। तो वॉर का फायदा ताकतवर अमीर को ही क्यों हो रहा है, जबकि नौजवान किसान और के बेटे बेटियां जो है वो फौज को ज्वाइन कर रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग उठा सकते हैं। तो जो युद्ध है वो आखिरी दांव होता है देश को अपनी सोवरेनिटी बचाने के लिए, अपनी प्रभुता बचाने के लिए। जब युद्ध होता है कि तो सारा का सारा जो देश होता है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होगी, वो जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो फिर आगे कैसे बातचीत होगी। तो इस वजह से जो वो कम्युनिकेशन गैप है 90% वर्किंग क्लास में और 10% डिसीजन मेकर्स में, वो भी खत्म हो जाता है। और जो युद्ध हो रहे हैं वो उनकी भावना क्या है, जो हम डोनाल्ड ट्रंप की भाषा और तौर तरीकों ने उनकी मंशा को जो है काफी सरल किया है। वो चाहते ये है कि लोग आंख बंद कर दें और बिना नेगोशिएट करें, उसमें कुछ भी बातचीत ना करें, और जो वो मांग रहे हैं वो उनको दिया जाए, क्योंकि उनका उनका ये कहना है कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा जो है दानवीर वीरकरण की तरह पिछले 80 साल बिताए हैं, और उसने काफी देशों को बचाया है। इस तरीके के दावे जो है वो लगातार सुनने में आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि युद्ध में जो है, फिर वही महाभारत के युद्ध को याद करें तो अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, ये झूठ भी बोला जाता है। और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब झूठ बोल करके भी आपको आगे बढ़ना है। अब
अब तो सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी है कि अगर हम कहते हैं कि भाई जो है ये देश है, ये देश जो है ये नर्सरी है आतंकवादियों की, और ये हमारा पड़ोसी देश है, और ये इसके लिए पूरी की पूरी जो दुनिया की बिरादरी है उसको हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन होता ये है कि हम खूब ढेरों ढेर खर्चा करते हैं, 5 स्टार्स में 57 एमपीज की टीम बनाते हैं, 58 एमपीज की, उसमें डिप्लोमेट्स भी होते हैं, एम्बेसडर्स भी होते हैं, एक एक देश में जाकर ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो पाकिस्तान है, ये जो है ये टेरर को की नर्सरी है, इस पे कुछ कार्रवाई हो। लेकिन पूरी दुनिया जो है डोनाल्ड ट्रंप के डर से कहिए या हमारी इमेज इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, हमें बड़ा लाइटली लिया जाता है कि हमको वो सीरियसली नहीं लेते हैं। उधर बचपन से जो आवाम है, जनता है, वो उसको पाकिस्तान की उसको ये कहा जाता है कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये सिपाही हैं, आपके आज़ादी के सिपाही हैं। तो अब ये बात जरूर आ जाती है कि युद्ध जो है वो सिर्फ जानवरों में युद्ध जो है वो नहीं होता। जानवर जो है वो थोड़ा बहुत लड़ लेगा, अपना खाने पीने के बाद में वो चुप हो जाएगा। एक शेर है, उसने शिकार कर लिया, उसके बाद में वो किसी को परेशान नहीं करेगा, छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो 2-3 दिन के लिए आराम करेगा। और शेर की शेरनी ने शिकार किया, ये उसने किया। लेकिन जो मानव है वो उसमें जो नई एंट्री हुई है उसमें उस युद्ध का कीड़ा जो है वो काफी खतरनाक है, क्योंकि उसको उसका जो लालच है वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है। और इस यहाँ पर पूरी मानव जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 10% तानाशाही लोग हो चुके हैं। अब इस बैकग्राउंड में जो जो भी युद्ध हम अपने आसपास देख रहे हैं उस पे आप मुझे भी एजुकेट कर सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा मकसद था ये बताना कि देखिए युद्ध का जो तरीका है वो एक्सटर्नल शांति और इंटरनल शांति और एक्सटर्नल शांति का जो तरीका है वो अलग अलग है। मैं मेरे गले में थोड़ा सा पेन है, लेकिन मैं 1 लीटर पानी सुबह खाली पेट गर्म करके लेता हूँ। अगर मैं ना लूँ तो मेरे शरीर में शांति पॉसिबल नहीं है। और युद्ध से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए ये गर्म पानी भी बहुत जरूरत है। तो जो निचोड़ है इस बातचीत का वो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान को जो है ये नॉन प्रॉफिटेबल जो चीज़ है, जो 10% लोगों का लालच है, इसको काबू करना पड़ेगा। अपने अपने चौकीदारों को काबू करना पड़ेगा, उन लोगों को आगे लाना पड़ेगा जो कंस्ट्रक्टिव मेजर्स पे बिलीव करते हैं और युद्ध में बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि एक होड़ लगी हुई है, वो जो होड़ है वो शैतान की भी है। कौन शैतान है? पाकिस्तान के आतंकवादी शैतान है या हमारे जो पीस लवर्स है वो शैतान है? ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब चीजें तब समझ में आएंगी जब जब जो है लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से जो है वो शांति की बात करेंगे, आप अपने आप को शांत करेंगे, मैं से हम की यात्रा करेंगे। और मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी ये अजीब सी क्रूर थॉट्स को इतना वक्त दिया। और आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश मनजिंदा भैया कि आपने सबके सामने आके और जो अपने अंदर की शांति या अशांति है वो बाहर कैसे परिलक्षित होती है, चाहे वो व्यक्तिगत इंडिविजुअल एंटिटीज की हो, देश के अंदर की शांति अशांति बाहर कैसे परिलक्षित होती है। यू नो वेदर वी आर टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल और नेशन, जो आज की देश में नेशन डिफाइंड है, वो कैसे शांति और युद्ध का स्वरूप ले सकती है, उसको अपनी बात पॉलिटिकल दृष्टि से रखी। मैंने थैंक्स फॉर दैट। कुछ कमेंट्स में आए हैं और कमेंट्स में थोड़ा पढ़ देता हूँ, उसके पश्चात एक एक साथी
हाथ उठा सकते हैं। टेक्निकली साथियों जूम पे हाथ उठाना संभव है और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले है कि अनिल कुमार जी लिख रहे हैं, मैनी टाइम्स विटनेस हार्ट स्पीक्स अगेंस्ट माइंड बट हार्ट कीप्स सप्लाइंग द ब्लड टू होल बॉडी। इसका कुछ व्यापक अर्थ है, यदि मुझे समझ नहीं आएगा या राकेश जी कहेंगे तो आप एक्सप्लेन करेंगे। सबा खान जी नमस्कार टू एवरीवन, बहुत बढ़िया राकेश सर, शाबाशी दे रही हैं सबा जी, थैंक यू। कल भी आपने बहुत इंकरेजिंग कमेंट्स किए थे मदन मोहन जी की, मदन मोहन गुप्ता जी की तरफ से, जो कि एक स्वराज अकाउंटेंट्स के साथी हैं। तो ये मुझे इनफैक्ट कभी जानना चाहेंगे स्वराज अकाउंटेंट्स होता क्या है, पर वो बात की बात है। बट देन स्वराज इज अ वेरी अट्रैक्टिंग वर्ड एंड हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग द शांति। बात तो उनके क्रिटिकल कमेंट्स रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ। द मीन्स मस्ट बी एथिकल टू सर्व नोबल कॉज। सभी साथियों को नमस्कार। प्रदीप श्रवण जी आपका स्वागत है, पहली बार शायद प्रोग्राम में आप आए हैं, मोस्ट वेलकम। और मुझे राकेश भैया कह रहे थे कि इनको आप वारदा क्यों नहीं बुला रहे हैं, तो बात करने का मौका नहीं मिला, क्षमा प्रार्थना पर आ सकते हैं तो आइएगा अवश्य, थैंक यू। अनिल कुमार जी फिर से लिख रहे हैं, गाजा में युद्ध था या एथनिक क्लींसिंग, इस पर राकेश भैया जवाब देंगे। इसराइल ने ईरान के शीर्ष लीडर्स को हटाया कि उसका क्या जवाब होना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न है अनिल कुमार जी की तरफ से। अनिल कुमार जी तीसरा बोल रहे हैं कि इसराइल एटॉमिक बम बनाकर बैठा है, उसका क्या होगा या क्या किया जाए, क्या हो सकता है। तीन प्रश्न एक साथ। सो वंडरफुल, वेलकम। आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं साथ ही, और आप हैंड उठा सकते हैं, मतलब हैंड रेज कर सकते हैं। जूम में फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। जो साथी यदि जूम पर नए हैं, आप अपने ये जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है उस पर जाएंगे, अपना नाम ढूंढेंगे, जो कि शायद शीर्ष पे मिल जाए या कहीं भी। आपका नाम शीर्ष पे आपको तो मिलना चाहिए, और वहां जाके अपने नाम को दबाएंगे फोन पे, तो रेज हैंड करके अंग्रेजी में लिखा रहता है, आपको दबाएंगे तो आप हाथ उठा सकते हैं। गोपाल जी ने सर्वप्रथम शायद हाथ उठाया, तो मौका उनकी तरफ जाएगा। और हमें प्रसन्नता है गोपाल जी कि आपका प्रिंट 9:30 पे नहीं आ रहा है, और अनुशासित होकर हम सब बढ़ रहे हैं। ठीक, आज 8:50 पे आ गया। ओवर टू यू गोपाल जी, पर फिर भी 2 मिनट का लिमिटेशन रहेगा अपना ये ऑब्जर्वेशन जो प्रश्न जो का। जो जो रिटर्न में आए हैं, मैं इनका जवाब दे दूं पहले क्या? हाँ अवश्य अवश्य, ये आप हमारे प्राइम लीडर हैं आज राकेश भैया, जैसा आप ठीक समझे स्ट्रक्चर वैसे ही चलेगा, आपके सुपुर्द। देखिए, एक प्रश्न मैं पढ़ पा रहा हूँ, बट हार्ट कीप सप्लाइंग द ब्लड टू द होल बॉडी। देखिए, हार्ट जो है, इट कीप सप्लाइंग द ब्लड टू होल बॉडी। जो ब्लड है वो ही 5 लीटर है। और जब एक्सीडेंट होता है तो जो है, कहा जाता है कि तकिया मत रखिए अपने जो एक्सीडेंट साइड पे उसके पीछे, बल्कि पाँव को ऊपर उठाइए, जिससे 5 लीटर जो ब्लड है वो आपके 60,000 किलोमीटर की वेन्स और पूरे शरीर में अगर आप आर्टरीज और वेन्स को जोड़ ले तो उसकी जो लेंथ निकल के आएगी वो 60,000 किलोमीटर निकल के आएगी। लेकिन इस अजूबे को, इसको जो है, इस गवर्नेंस को बिना युद्ध के, बिना मैं बड़ा, मैं सुपीरियर, मैं ही बेहतर, इसको कहे, जो हार्ट है और ब्रेन जो है वो आपस में तालमेल कर रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल और आपको देना चाहूंगा। एक बार ब्रेन और उसके बीच में प्रतिस्पर्धा हुई, पाँव के बीच में, और जो हार्ट और माइंड के बीच में जो बैलेंसिंग है, उसमें काफी टाइम लग जाएगा। मैं आपको पूरी की पूरी रील इस पे भेज दूंगा, जो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है, उसको सरल करके समझाया है। तो जो दिमाग था उसने कहा, भाई चरण, तुम्हारे लोगों को जो है, हिंदुस्तानी लोग तुम्हारे चरण क्यों छूते हैं, तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? तो वो कहता है कि मैं भाई भेदभाव ना करते हुए मेल मिलाप करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और ट्रैवल करता हूँ, और फिर उस ट्रैवल करने के बाद में जो आंख आती है वो ब्रेन को आई विटनेस की तरह सही बात दिखाती है, कानों से नहीं बताती। आप कान के साथ गठबंधन कर लेते हैं, लेजी हो जाते हैं, कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, तो कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये आपस में एक हेल्दी डिस्कशन है। कहने का मतलब है कि हमें अपने शरीर से ही सीखना जरूरी इसलिए है कि शरीर जो है उसमें आपस में कोई ना कुछ भी जो है कन्फ्लिक्ट हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अब किस दूसरे एक सज्जन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। ये इथनिक क्लिनजिंग का गाजा में युद्ध था या इथनिक क्लिनजिंग है? तो देखिए, सबसे पहले युद्ध हो क्यों रहा है, दो भाइयों के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है?
लैंड को लेकर हो रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा है, घर को लेकर के हो रहा है, उसके बंटवारे को लेकर हो रहा है। लोगों से ये जैसे जो लोग सदियों से रहते आ रहे हैं गाजा स्ट्रिप पे, पैलेस्तीन पे, उनका हक वहां पे ज्यादा है। हम एक चीज कई बार ये पूछना और कहना भूल जाते हैं कि अगर हमें एक अवसर मिला है कि हमने अगर आजादी के बाद में जो हिंदू राजा था और उसकी मेजॉरिटी मुस्लिम जनता थी, उसको हमने गोद में अडॉप्ट किया, लेकिन क्या हमने उसका जीवन जो था इफेक्टिवली उसका लालन पालन किया या नहीं किया? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम जो रियल जो ये बोलते हैं, क्या कहते हैं, लिथियम और आपके मिनरल्स हैं, उसके चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है हम कश्मीर की जमीन से या मणिपुर की जमीन से या यूक्रेन की जमीन से हम लोग इतना प्यार करते हैं कि वहाँ मिनरल्स तो अच्छे हैं, उनके लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। यूरोपियन यूनियन वो पैसे दे रही है, कहती है लड़ेंगे मरेंगे यूक्रेनियन ही। तो ये जो झगड़ा है, जो झगड़े की जड़ है उस पे आप फोकस कीजिए। झगड़े की जड़ जो है वो लैंड है, जो जो जानवरों में नहीं है, जो सिर्फ इंसान में। नंबर एक। नंबर दो, जो न्यूक्लियर इम्पावरमेंट है, जो इजराइल का रोल रहा है। इजराइल जो है वो उसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी, उसने जमीन पे कब्जा किया है। नंबर वन। नंबर टू, जो एटॉमिक वेस्टर्न कंट्रीज ने अमेरिका के देख रेख में जो इंस्पेक्टर्स की एक टीम बनाई हुई है, तो उसको भी उसने कभी भी अपनी इंस्पेक्शन नहीं कराई है इसराइल ने। तो इसराइल के पास में कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं नहीं है इसका कुछ पता नहीं है। जो ईरान था वो 20-25 साल से छुपा रुस्तम निकला। उसने ऐसी ऐसी मिसाइलें निकाली, ऐसे ऐसे तरीके निकाले, ऐसी ऐसी जगहों पे उसने अपना जो है न्यूक्लियर प्लांट जो है, जो उसका दावा है कि वो न्यूक्लियर जो इंपावरमेंट कर रहा है, वो अपने लोगों को सोलर एनर्जी के लिए सपोर्ट करने के लिए कर रहा है। क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके दो भाग है। एक तो पब्लिक की सर्विस भी हो सकती है और एक पब्लिक का विनाश भी हो सकता है। तो ये इन दो भागों में जो है जो पूरा रोल है वो यूनिटी का है। पूरी की पूरी बहुत बड़ी गल है। हाँ, ये बात सलाम है तो नो वाइडिंग को बाकी लोग म्यूट रखें, बाकी लोग म्यूट रखें, प्लीज फॉलो करें, म्यूट रखें। महेंद्र द्विवेदी जी, ये आप पुराने साथी हैं, इनडिसिप्लिन नहीं, प्लीज म्यूट रखें तब मीटिंग में घुसे। थैंक यू। राकेश भैया चालू रखें, थैंक यू। जो एक छोटा सा क्लब है, 195 देशों में 8-9 लोगों का न्यूक्लियर क्लब है। जब वो ज्वाइन नहीं कर रहे थे तब तो वो कहते थे कि भैया हमें ज्वाइन करने दीजिए, हम न्यूक्लियर जो है पीसफुल मीन्स के लिए भी यूज करेंगे और न्यूक्लियर पावर का हम इसलिए अपने पास में रखना चाहते हैं कि कल को जैसे जैसे एक फैमिली अपने पास बंदूक रखना चाहती है कि भाई कोई आ करके जो है वो लूटपाट ना कर जाए पाए। तो ये जो कंसेप्ट है, मुझे लगता है कि या तो ये चल नहीं पाएगा अगर इसमें एक्सक्लूसिवनेस आ जाएगी। जो जिनके पास में न्यूक्लियर पावर है वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि भाई हम ही जिम्मेदार हैं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम दूध के दूल्हे हैं, हम जो है इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो बाकी दुनिया है वो भी जो है अपने 90% जनता को गरीब रख करके उनको उनसे पैसा लूट करके वो इस जो है इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो ये सब मिल बैठ करके ही पॉसिबल होगा। यूनाइटेड नेशन का जब से डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए हैं, हमारे बड़े चौकीदार हैं जो विश्व के, वो उन्होंने जो है मसला जो है एक मनुवादी स्टाइल में है कि भैया मेरी ही सुनिए और किसी की नहीं चलेगी। तो इस बैकग्राउंड में जो है जो अलग अलग यूनिटीज हो रही हैं, अलग अलग बैठकें हो रही हैं, लगातार चिंतन हो रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि एक अच्छी दुनिया बने जिसमें उनको भी रिस्पेक्ट हो, छोटे देश को भी रिस्पेक्ट हो, बड़े देश को भी रिस्पेक्ट हो, इस तरीके से आगे बढ़े। तो
मैंने जी मुझे जी लगता है धन्यवाद। कि जो लिखित में सारे थे मैंने उनके जी जी जी। तो हमारे बीच में कुछ और महत्वपूर्ण साथी हैं जो बेसिकली देश की रक्षा के लिए कार्य किए, ब्रिगेडियर साहब भी हैं, तो वो भी कुछ बात करेंगे। ईश्वर डी खजूरिया जी हैं, स्वागत है जम्मू से ईश्वर भैया। और 8 दिन बाद में आपने कहा था कि आपकी भी हम एक यहाँ पे बातचीत सुनेंगे। स्वागत है, आप ज्वाइन किए। तो मैं आपके पास आता हूँ, पर पहले जिन लोगों ने हैंड रेज किया है उनका स्वागत करते हुए गोपाल जी 2 मिनट में अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस रखिए। ईश्वर जी धन्यवाद, आपने कुछ कमेंट किया है, मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा, पर पहले गोपाल जी को सुनते हैं। गोपाल जी अनम्यूट कीजिए, वीडियो पे आइए, अपनी बात रखिए और प्रश्न कीजिए। 2 मिनट, 2 से अधिक नहीं। जी धन्यवाद। जी राकेश मनचंदा जी हमारे पुराने साथी हैं। आज मैं उनको सुन रहा था। वैश्विक शांति की बात हो रही है। जब मनुष्य के मन में शांति ना हो तो क्या परिवार में शांति हो सकती है? जब मनुष्य अशांत होगा तो परिवार में अशांति व्याप्त होगी। जब परिवार अशांत होगा तो समाज में अशांति आएगी। जब समाज में अशांति आएगी तो जिला, प्रदेश और फिर देश में अशांति आएगी। जब विभिन्न देश में अशांति आएगी तो वैश्विक स्तर पर तो अशांति होना ही है। मुझे लगता है एक लाइन है संस्कृत का, एको अहं द्वयो नास्ति। अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, भय, आक्रोश, इन सारे चीजों का बाहुल्यता हो गया है। तुलसीदास ने कहा है, प्रभुता पाए के मद नाही। लोभ, लालच और प्रलोभन के इस युग में प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व कायम कर अग्रणी बनने की होड़ वाली संस्कृति और लोगों का विलासिता और समृद्धि की अंधी दौर, इसके साथ साथ दादागिरी और गुंडागर्दी का व्यापार करने वाले लोग, हथियार का बाजार और उसके व्यापारीगण, नेक्सस और उससे जुड़े लोग व संस्थाएं, अधिकार को छीनना, जल, जंगल, जमीन और व्यापार को छीनने वाले लोग, अनैतिकता व अवैध कृत्य, झूठी सूचनाओं, फुहड़ता और मीडिया का प्रचार प्रसार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, शोषण और उत्पीड़न का माहौल हर जगह व्याप्त है। देर से मिल रहा है न्याय। आतंकियों, भ्रष्टाचारियों के छूट जाने पर होने वाले जो माहौल है उससे समाज पर पड़ता हुआ प्रभाव, अपने हित के लिए दूसरे देशों और व्यक्तियों को फंडिंग करना, इस तरह की आज चीजें चल रही है। ऐसे मुझे लगता है ऐसे लोगों और देशों को उसके उत्पादों को बायकॉट करने हेतु जन जागरण व क्रियान्वयन की आवश्यकता है। हमें इसके समाधान के लिए जो हम कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, जिससे वैश्विक शांति की दिशा में काम किया जा सकता है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन है बड़ा प्रभावी। पहला मूल मंत्र है जिसके बारे में हमेशा टावरी जी भी कहते हैं, वो है जड़ों से जुड़े, पुरातन संस्कृति अपनाना, नैतिक शिक्षा, संस्कार और आहार विज्ञान, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार, योग और अध्यात्म की शरण में आना, आवश्यकताओं को न्यूनतम करना, सादा जीवन, उच्च विचार और उसका तुलनात्मक अध्ययन, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, संतोषी स्वभाव, विचार व वाणी आचरण में शुद्धता, अंतिम जन को लाभ और लाभुकों को लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत रहना, त्वरित न्याय, सरल न्याय, सस्ता न्याय, पारदर्शी चुनाव व्यवस्था, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन, सबको रोटी, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको काम, और परिवार प्रबोधन, परिवार की काउंसलिंग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण, व्यवस्था परिवर्तन और वर्तमान व्यवस्था की कमियों को उजागर करना, विकास, गरीबी और किसान की परिभाषा को स्पष्ट करना, तथ्य सहित वैकल्पिक व संतुलित समग्र व्यवस्था का मॉडल बनाना एवं उसका क्रियान्वयन करना। मुझे लगता है हमने इन सारी छोटी छोटी बातों को एक सूत्रित करके ही हम वैश्विक शांति ला सकते हैं। इसमें कोई मुद्दा छोटा नहीं है, कोई मुद्दा बड़ा नहीं है, हर मुद्दा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर है और उसका अन्योन्याश्रय संबंध है। तो जो ये सारी चीजें, ये हमारे आगे आने वाले वर्धा के सम्मेलन में हमारा विषय ही यही होगा, समाधान के ऊपर में। और ये जो जिसको हम छोटी छोटी मानते हैं और उसको खुद ही आत्मसात नहीं करते अपने जीवन में, तो मुझे लगता है फिर इस मीटिंग का कोई पर्पस हो नहीं पाएगा। हम अपने सबसे पहले घर से शुरुआत करें, सबसे पहले अपने जीवन में शुरुआत करें, उस बदलाव की, उस आगामी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, उस शांति की,
शांति की तलाश सबसे पहले अपने मन से शुरू करें, और मन को एकाग्र करने के लिए जो ये फार्मूला है, जो हमारी पुरातन सभ्यता संस्कृति ने हमें जो दिया है, उन चीजों को आज आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो इन बातों को चिंतन करें, मनन करें, और यदि अच्छा लगे तो उसका क्रियान्वयन भी करें। धन्यवाद। जी, भारत गठबंधन के राष्ट्रीय सह संयोजक गोपाल प्रसाद जी योद्धाओं के योद्धा हैं और युद्ध के खिलाफ युद्ध या युद्ध के खिलाफ संग्राम के लिए वो तैयार हैं। और बहुत सुंदर बातें की, बेसिक्स की ही, जो जैसे कि राकेश भाई ने बताई। तो मैं और ज्यादा इसको आपने उनको सुंदर सुना है। मैं एक कई भाई कमलानंद जी कई बार चूंकि विदेश यात्रा पे हैं, जल्दी उनको जाना पड़ता है, तो प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी को सुन लेते हैं। फिर और साथियों के पास जाने के पूर्व भाई कमलानंद से 2-3 मिनट का कमेंट्स का मैं निवेदन अवश्य करूंगा। तो प्रोफेसर मैं भी योगेंद्र जी बोलना 2 चाहूंगा। मिनट। अरे हाँ बिल्कुल जी, क्यों नहीं, आपको बोल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सत्य प्रकाश जी की आवाज आई थी क्या? हाँ सारे हाँ मेरी बिल्कुल। आवाजें भी। जी जी जी। और फोटो ऑन कर जी लीजिए, आप सभी हैंडसम और ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो योगेंद्र जी बड़े प्रसन्न होंगे, आप फोटो ऑन करेंगे। पहले सत्यप्रकाश जी को बुला दीजिए, हम बाद में बोल लेंगे, समय मिलेगा। अच्छा ठीक है, बड़े बड़े भाई को उन्होंने स्थान दिया है। सत्य प्रकाश जी जी सामने आइए, अपनी बात को सभी को और मेरा नमस्कार। हार्टली वेलकम सभी को, सत्य प्रकाश जी को विशेष रूप से। थैंक ये यू, जो थैंक यू। शांति की बात है ना, मैं 5 शब्दों में कह रहा हूँ, सिर्फ शब्द 5। जो जी लोग जी शांति चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, पहली शर्त है कि उसके लिए आपस में विश्वास का होना। विश्वास है जहां शांति है वहां। विश्वास होने के लिए चाहिए निश्चित आचरण। जब आचरण हमारा निश्चित नहीं होगा, हमारी कथनी करनी में अंतर होगा, है ना, तो विश्वास कहां से होगा? और विश्वास नहीं होगा तो शांति भी नहीं होगी। और निश्चित आचरण का आधार है निश्चित आवश्यकताएं। आज आदमी की आवश्यकताएं बढ़ाई जा रही है बिना मतलब में। पहले था डिमांड एंड सप्लाई, अब सप्लाई एंड डिमांड। पूरी इकोनॉमिक्स पलट दी, पूरा जीडीपी का खेल, पूरा विकास का मॉडल आवश्यकताएं बढ़ा रहा आदमी की। मैंने पहले भी कई बार इशारा किया। तो इसलिए अगर शांति चाहते हो तो अपनी आवश्यकताएं निश्चित करो, और जब मेरी आवश्यकताएं निश्चित है और वो पूरी हो गई तो फिर और दूसरों की आवश्यकताएं पूरी करने में मदद करो। यह है शांति का एक बहुत बड़ा तरीका। और निश्चित आवश्यकताओं का आधार है निश्चित समझ। मैं कम से कम 1 लाख बच्चों से बात कर चुका हूं, युवाओं से, और कम से कम 50,000 टीचर से बात कर चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि किसी को यही नहीं पता कि एक अच्छे इंसान का आचरण कैसा होगा, एक अच्छे इंसान का मतलब क्या है। जब यही नहीं पता हमें एक अच्छे इंसान का मतलब क्या है, तो फिर करेंगे क्या? क्या करेंगे? इतनी बड़ी आर्थिक विषमता की खाई खड़ी होती जा रही। पूरा लोकतंत्र धनतंत्र में बदल गया, पूरा न्याय तंत्र धनतंत्र में बदल गया, पूरी शिक्षा व्यवस्था धनतंत्र में बदल गई, और हम सब चुप। कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई शोर नहीं, कहीं कोई लिखना नहीं, और कह रहे शांति ले आओ। अरे भाई, 2 भाई बड़े प्रेम से जी रहे थे, है ना। इस सिस्टम ने एक भाई को दे दिया 5 लाख रुपए महीना, दूसरे के लिए 5,000 रुपए। हमने कहा जी शांति रहो, प्यार रहो आपस में। कैसे रहेगा दोनों भाइयों में, उनके बच्चों में, उनकी पत्नियों में? रह ही नहीं सकता प्यार शांति, है ना। तो ये जितने आज सफल लोग हैं, ये जितने सफल लोग हैं, ये अशांति के प्रतीक है। ये जो विकसित राष्ट्र है, विकसित लोग हैं, ये अशांति के प्रतीक है। ये पर्यावरण के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, परिवार के दुश्मन है, और अपने भी दुश्मन है। इस पूरी चीज को समझना होगा अगर वास्तव में शांति की बात चाहते हो तो, है ना। कैसे आएगी शांति? आदमी दौड़ रहा है, दौड़ाया जा रहा है पागलों की तरह, है ना। 1 करोड़ जब कम, 10 करोड़ जब कम, 100 करोड़ जब कम, भरता ही नहीं। और वो हमारे आदर्श बने हुए हैं पूरे युवाओं के। तो इस पूरे व्यवस्था को
समझना पड़ेगा और उसके खिलाफ जन जागरण करना पड़ेगा। मानव जाति को बचाना है, प्रकृति को बचाना है। तो शांति, सुख, सद्भाव, ये सब बहुत अच्छी बात है, भावना हमारी, पर ये शांति भंग क्यों हो रही है? भ्रष्टाचारी बन क्यों रहे हैं हम मनुष्य? ये युद्ध क्यों हो रहे हैं? ये पर्यावरण क्यों बिगड़ रहा है? चारों तरफ बाढ़ आ रही, चारों तरफ कहीं तूफान, कहीं बाढ़, कहीं आंधी, कहीं सूखा। इसका कारण तो आज के सफल लोग हैं ना। जैसे कभी दुर्योधन की सेना में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण अशांति के रक्षक थे, उसी प्रकार आज भी तथाकथित भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण, जिनके हम पैर पूजते हैं, जिनको हम महान मानते हैं, जिनको हम गुणगान करते हैं, है ना, वो अशांति, उन अशांति के लोगों को पहचानो। क्योंकि बहुत सी बातें हैं, मैं एकदम कहूंगा, मेरा आपका परिचय नहीं है अभी, है ना। जब संबंध बनेगा तो मैं बात खुलता हूँ, क्यों जल्दी खुलूंगा तो फिर बहुत से लोगों को लगा कि क्या कह दिया, है ना। जैसे कल श्री जी की बात पे अपना प्रेम सिंह जी ने कमेंट्स कर दिया था। क्योंकि संबंध बनते हैं तो संवाद होता है, संवाद होता है तो कार्यक्रम निकलता है। तो इसलिए मैं तो सबको सुन रहा हूँ, ध्यान से समझ रहा हूँ, और जैसे जैसे संबंध बनेगा तो चीजें खुलेंगी। और निश्चित रूप से मैं इस पूरे जो कार्यक्रम चला है, अभिषेक भाई को बहुत बहुत और संजय भाई को बहुत बहुत प्रेम से, अंदर की आत्मा से धन्यवाद देना चाहूंगा कि कुदरत ने इनसे वो काम की शुरुआत करवा दी जो इनको भी नहीं पता था कुछ दिन पहले, और इसका परिणाम इतना शानदार आएगा आज की दुनिया में, बहुत ही शानदार। इसलिए बात होएगी, निश्चित होएगी, और विश्वास करता हूं कि एक शानदार शुरुआत होएगी। धन्यवाद। जी जी, सत्य प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यूं ही नहीं, महेंद्र द्विवेदी जी आपको गांधी जी कहते हैं। शायद इस युग में अनायास ही जब आपने कार्यशाला बुलाई थी भिवानी में, 70 लोग ऐसे इकट्ठे हुए थे जैसे वर्धा में इकट्ठे हो रहे हैं। आपकी कुछ ऐसी बातों से मुझे भी लगा कि शायद कहीं आप गांधी 2.0 का रोल तो नहीं करने वाले हैं। खैर, मैं अभी बढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको ना चढ़ा रहा हूँ। शायद ब्रिगेडियर वो राजा ऐसी, राम जी कई देर से हाथ उठा रहे हैं, संजय जी। हाँ ब्रिगेडियर जी, साहब को प्रोफेसर बुलवाओ, जी जी जी, ब्रिगेडियर आपका साहब को बुलवाओ। कोऑर्डिनेशन। जी दादा, आपने मदद की है मुझे समन्वय में, थैंक यू। तो राजा मैं राम जी को, राजा राम जी को बुलवाओ, कई देर से हाथ उठा रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वो मैं तो चाह रहा था कि टेक्निकली हाथ उठाना हम सब लोग सीख जाएं, पर ब्रिगेडियर जी हमारे सीनियर हैं, उनका स्वागत है। दादा प्रणाम। आइए अपनी बात कहिए सर। आप फौजी रहे हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, मौन व्रत आपके फोन का हटाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी जी कहिए दादा सभी प्रणाम, आइए। सभी को नमस्कार। हाथ उठाना तो मेरी आदत है, जैसे आप सर पे हाथ फेर रहे हो। पर एनीवे, योगेंद्र जी ने आपको रिमाइंड कराया तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। सभी लोगों ने अच्छी बात कर दी है। मैं, आप मुझे फौजी समझते हैं, फौजी हूँ। तो मैंने तो अभी तक के जो बड़े लेवल के वर्ल्ड वार और एक दूसरे से दूसरे देश के युद्ध हुए हैं, उनमें दो तीन चीजें होती है। ऑफ कोर्स आप लोगों ने सबने बनाई है कि ह्यूमन वैल्यू खत्म हो गई है और चरित्र खत्म होता जा रहा है। तो वो जो प्रिंसिपल हैं ह्यूमैनिटी के, वो तो खत्म हो गए, वो तो सबसे बड़ा रीजन ही है। दूसरा रीजन मुझे लगता है कि सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, चाहे शक्ति में, चाहे अपने आप को पावर में, चाहे किसी चीज में भी अपने आप को सुपीरियर बनाए रखता है। और पहले तो हम लैंड के लिए ज्यादा युद्ध होता था देशों में। अब लैंड का तो कंट्रोल खत्म हो गया है, अब दूसरा तरीका अपना लिया गया है, और वो तरीका है नेचुरल रिसोर्सेज। प्रकृति के जितने संसाधन है, चाहे ऑयल है, चाहे कुछ भी है, उनको कैसे कब्जा किया जाए। अभी जो आप यूक्रेन और रशिया का बता रहे हो, और अभी जो इजराइल और ईरान का युद्ध है, और उनमें जो पावर है, बेसिकली वहां से जो किस तरह का कैसे संबंध रहेगा। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा डिस्कस कर दिया है। न्यूक्लियर पावर भी एक है कि वो एक ही अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाने रख सकता है और दूसरे को नहीं आने देता। जो मेन कम्प्लेक्स ये शुरू हुआ है, वो एक दूसरा रीजन भी है कि सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स के साथ धार्मिक सुपीरियरिटी। ज्यादातर युद्ध की शुरुआत धार्मिक में
हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, वो इस तरह का है, वो मेरा धर्म उससे सीनियर है, ये भी धार्मिक कट्टरता या धार्मिक सुपीरियरता भी एक रीजन है। तो बहुत सॉल्यूशन बताया है सत्यप्रकाश जी ने। हमारे को मानव में मानवता का पैदा करना है, लेकिन ट्रंप साहब में कैसे मानवता पैदा करें, ये तरीका तो दूसरी तरीके से ही सीखना पड़ेगा। धन्यवाद, उन्होंने अच्छा बोला है और सबने भी अच्छे सजेशन दिए हैं। यही कह के मैं थैंक यू करता हूँ। धन्यवाद। जी जी, मैं भी एक व्यक्तिगत कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि सत्यप्रकाश जी ने डेवलपमेंट मॉडल, डेवलपमेंट पैराडाइम को चैलेंज किया है, इस पे थोड़ा ध्यान है, और वही सारी इसकी विषाद की जड़ है। मैं जाऊंगा अभी, प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी तो अपना समय अभी नंबर यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो जाऊंगा मैं भाई कमलानंद जी के पास। भाई कमलानंद जी, थोड़ा सा इस पे सुंदर बातों पे कुछ सुंदर सा कमेंट और कुछ प्रश्न हो तो हो जाए दादा। भाई कमलानंद जी जर्मनी से जुड़े हैं, जर्मनी के आसपास युद्ध छिड़ाई हुआ है, अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। भाई कमलानंद जी दिख रहे हैं क्या, या वो विश्राम के लिए तो नहीं चले गए हैं? शायद आई थिंक ही एग्जिटेड फ्रॉम दिस मीटिंग, इज इट? अच्छा हाँ, भाई कमलानंद जी हैं, वीडियो पे आइए दादा, आपके कुछ सुंदर कमेंट मिल जाए। भाई कमलानंद जी, यदि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, वीडियो पे आइए प्लीज। आपका प्रेरणादायक चेहरा दिखता है तो कुछ एनर्जी इधर भी आ जाती है। भाई कमलानंद जी, यदि आप नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी के पास फिर से जा रहा हूँ। योगेंद्र यादव जी अपने जो क्रम है उसका उपयोग करें, और फिर इसके बाद राकेश जी के पास जाऊंगा, इन सब जो बातें इकट्ठी हो रही हैं उनको उत्तर करें। थैंक यू। साथ में शर्मा जी, सबा खान बहन ने कुछ लिखा है, उसको भी कमेंट पढ़ के उस पर कुछ कहीं से शुभ कमेंट आ जाए उसको। हाँ जी हाँ जी, अभी बस करता हूँ। योगेंद्र जी आप अपनी बात कहें 2 से 3 मिनट के अंदर। थैंक यू। जी जी प्रोफेसर, बहुत ही अच्छा। पहली बार मैंने किसी वक्ता को सुना है जिनकी समझ युद्ध के बारे में बनी है। देखिए, जानवरों से और मानव की यात्रा को अगर देखें तो बहुत कम खतरा था जानवरों की लड़ाई में, और पहले वाले मानव में भी पत्थर से लड़ लेते थे, पहले हाथों से लड़ते थे, फिर पत्थर से लड़े, फिर थोड़ा सा और विकास हुआ, भाले से लड़ने लगे, तो कुछ 100,000 लोगों की हत्याएं हो जाती थी, इससे ज्यादा बड़ा खतरा नहीं था। लेकिन आज अगर विश्व की परिस्थितियों को देखते हैं तो ये बहुत ही भयानक स्थिति बनी हुई है। जरूरी नहीं आपके बॉर्डर पे ही हो, वो आपको कहीं से भी आहत कर सकता है। ऐसी तकनीक्स अब हमारे पास आ गई है। और जैसा राकेश जी ने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि एक्सटर्नल वायलेंस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनल वायलेंस। और ये जो हिंसा है इसको समझना बहुत जरूरी है। हिंसा के बारे में लोग सिर्फ यही जानते हैं कि मैंने किसी पे हमला कर दिया तो वो हिंसा है। ये हिंसा का बहुत छोटा सा स्वरूप है। हिंसा इकोनॉमिक वायलेंस हो सकती है, रिलीजियस वायलेंस हो सकती है, बहुत सारे स्वरूप हैं इसके। कलर से है, क्रीड से है, अफ्रीका के साथ जैसा हुआ, आज अफ्रीकन यूनियन बन गया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग अफ्रीकन यूनियन बन के आ रहा है। और ये सारा हमको समझना पड़ेगा कि हिंसा के स्वरूप बहुत हैं, सिर्फ हिंसा यही नहीं है। ये तो फिजिकली लास्ट में दिखती है जो हम हिंसा देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी हिंसा है जो इसको यहाँ तक लेके आती है। दूसरी चीज, युद्ध आज एक पड़ोसी का पड़ोसी से नहीं रह गया, युद्ध एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। और मैं मानवतावादी आंदोलन से हूं, कुछ साथी अगर देखना चाहें तो वेबसाइट में स्टडी कर सकते हैं। पिछले 50 साल से हम काम कर रहे हैं, और मानवतावादी आंदोलन की ये सोच बनी थी कि मानवता और युद्ध, हिंसा एक साथ संभव नहीं है। जहां हिंसा है वह मानवता नहीं है, और जहां मानवता है वहां हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जब हमने कहा कि विश्व में मानवता को स्थापित करना है तो हमें ये बहुत जरूरी हो गया कि युद्ध को कैसे रोका जाए। अब जियोपॉलिटिकल युद्ध हैं सारे के सारे। सत्ता पे जो बैठा है वो अपने सत्ता को काबिज रखना चाहता है, वो अपने से छोटे और रिसोर्सेज, जैसे राजा राम जी ने कहा कि यूक्रेन को बुला के उसको धमकाया गया और उसको
उसका काम क्या था? लड़ाई से कोई मतलब नहीं था, उनको था कि अपने सारे के सारे ये साइन करके जाइए कि रिसोर्सेज हमारे रहेंगे। तो इस तरह की धमकी अब बिल्कुल ओपन में आ गई, पहले लोगों को पता नहीं था। अब तो राकेश जी ने भी काफी खुलासा इसका किया है, युद्ध की यही बैकग्राउंड है। अब पहली बात तो यह है कि अगर मानवता और शांति को स्थापित करना है तो युद्ध की उसके लिए कोई जगह नहीं है, और जब तक हम युद्ध को नहीं रोक पाएंगे तब तक विश्व में शांति की कोई संभावना नहीं है, और ना ही हम मानवता की कल्पना कर सकते हैं। तो मानवतावादी आंदोलन ने 2007 के अंदर एक शुरुआत की थी, जिसमें आप लोगों के सभी को जानकारी होगी कि गांधी जी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उसमें हमारे साथियों का काफी योगदान था, और हमने गांधीयन ग्रुप्स के साथ मिलके गतिविधियां की हैं काफी। और पहली हमने फिर विश्व शांति यात्रा के लिए एक ऑर्गेनिज्म बनाया जिसका नाम था वर्ल्ड विदाउट वार एंड वायलेंस। आप वेबसाइट देख सकते हैं, www एंड वी फॉर वायलेंस, वार्स एंड वर्ल्ड विदाउट वार्स एंड वायलेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनिज्म है ये। और इसके तहत हमने अनाउंसमेंट की 2007 के अंदर ही कि हम पूरी दुनिया के अंदर विश्व शांति की स्थापना के लिए काम करेंगे। 2008 के अंदर विश्व शांति यात्रा का हमने लॉन्चिंग कर दी, और 2009 में विश्व शांति यात्रा हुई, जो न्यूजीलैंड से शुरू हुई थी और पूरे विश्व की यात्रा करते हुए 98 कंट्रीज क्रॉस किए, और हम अर्जेंटीना के अंदर इसका समापन हुआ। पहली विश्व शांति यात्रा का हमारी ये समझ बनी थी कि हम कोई आम नागरिक हैं, और हर नागरिक दुनिया के किसी भी कोने पे हो, कोई युद्ध नहीं चाहता, और हर इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करना चाहता है। इसको हमने आगे बढ़ाया, और हमने लोगों को लोगों से जोड़ते हुए और पूरी दुनिया में इतनी बड़ी विश्व शांति यात्रा की, जिसमें कोई राष्ट्र अध्यक्षों का, कोई किसी पदों का, किसी का कोई समन्वय नहीं था। और यही जोड़ चलते चलते हमारे दूसरी विश्व शांति यात्रा पर लेके गया। पहली में हमने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था कि जो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इंसान आज, दुनिया कितनी भी आगे बढ़ी हो, लेकिन इंसान आज बहुत कमजोर हो चुका है, और न्यूक्लियर जैसी टेक्नोलॉजी किसी कमजोर आदमी में, नॉर्थ कोरिया जैसे देश के अंदर भी है, और किसी कमजोर आदमी के हाथ में वो बहुत बड़ा विनाश कर सकता है। नागासाकी, हिरोशिमा का उदाहरण सबके सामने है। उसको रोकने के लिए हमने बहुत कोशिश की, और उसकी काफी संधि हुई, देशों की भी हुई, और हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इसके ऊपर काम किया। दूसरी हमारे जो थी वो ये थी कि जो देश राष्ट्र अध्यक्ष जो मानवता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और जिस देश में शांति है, जो शांति को स्थापित रखना चाहते हैं, उन राष्ट्र अध्यक्षों से हमने बात की। और खास तौर पे हमने नेपाल के अंदर हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जब लोग यहाँ आए थे, और पाकिस्तान में हमारे को अलाउ नहीं किया गया था। तो हमने वाघा बॉर्डर पर रात को 2 घंटे के लिए जगह मांगी, और आपस में लोगों से मिलवाया। इसी दौरान यूएन काउंसिल के अंदर भी, यूएन फोरम फॉर वर्ल्ड पीस, हम उसके परमानेंट मेंबर बन गए, हमारा ऑर्गेनिज्म। और इस तीसरी विश्व शांति यात्रा जो 2024 में हमने की है, उसके अंदर हमारा यूएन की तरफ से सारे लेटर गए थे, और सभी देशों के अंदर हमारे को परमिशन मिली। सभी राष्ट्र अध्यक्षों से जितने भी थे हमने सबसे साइन कराने की कोशिश की। और इस बार हमारे 3 प्रोग्राम पाकिस्तान में हुए। ये मैं अचीवमेंट इसलिए बता रहा हूँ कि जिस देश में हमें जाने नहीं दिया गया, उस देश में 3 प्रोग्राम हुए, इंडिया में 2 प्रोग्राम हुए। अब तीसरी बात ये आती है कि ये युद्ध होते क्यों हैं, वो तो राकेश जी ने काफी गहराई से बताया, और राजा राम जी ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि एक देश दूसरे देश को कब्जा करना चाहता है। यूएस अपने को सुपर पावर समझता था, लेकिन वो चीजें अब नहीं रही हैं। लोग जागरूक हो गए हैं, देश के लोग जागरूक हो गए हैं, और देश आपस में भी जागरूक हो गए हैं। एक तो मैंने बताया, अफ्रीकन यूनियन पहली बार बनी है, पूरे अफ्रीका ने कसम ली है कि वी आर अफ्रीकन, अफ्रीका इज वन।
यही चीज हमें आगे भी लेके जाएगी कि वी आर वन, वी आर ए यूनिवर्सल नेशन एंड वी आर वन। तो इस बार क्या हुआ कि बैलेंस ऑफ पावर से ही युद्ध रुक सकता है, और वो बैलेंस ऑफ पावर यूक्रेन वाले में भी आई। जब पूरा यूरोप इकट्ठा हो गया और यूएस को धमकी दे दी तो यूक्रेन का युद्ध रुक गया। ये मोदी जी ने रुकवा दिया या मैं कह दूं मैंने रुकवा दिया, तो ये बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। ये बैलेंस ऑफ पावर है। यूरोप इकट्ठा हुआ क्योंकि सभी को खतरा था एक योगेंद्र एक जी, करके। इसी तरह से अब जो दूसरा युद्ध चल रहा है जिसकी चर्चा अभी की, इजराइल और ईरान वाला, ये भी बैलेंस ऑफ पावर से रुका है, ना कि किसी के मीडिएटर के आने से। और इससे अमेरिका को ये पता लग गया है, क्योंकि अमेरिका अमेरिका नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की जगह हम अगर दूसरे किसी ओबामा को या किसी दूसरे कमला हैरिसन को रख देते तो देश की परिस्थितियां अलग होती। लेकिन एक खराब दिमाग पूरी दुनिया को कितना नुकसान दे सकता है ये दुनिया समझ चुकी है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को बैक स्टेप लेना पड़ा और अपने घर में बैठा दिया है। और वो दिन दूर नहीं जो पूरी दुनिया के अंदर युद्ध को रोका जाएगा, युद्ध होंगे नहीं। ये बहुत बड़ी संभावना हमारे सामने है, हम इसके लिए संतुष्ट हैं। और हमारे यहाँ के जो कोशिश हैं ये भी मुझे लगता है कि उसमें हम सारे साथी जुड़ेंगे तो और हमारी कोशिश बेहतर हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। समय ज्यादा ले लिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे मन में जो बात थी मैंने रख दी है। राकेश जी का और राजा राम जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने सही दिशा में अपने विचार प्रस्तुत किए। धन्यवाद शर्मा जी। जी, समय अधिक तो हो गया, पर मेरे ख्याल से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आप बड़े टू द पॉइंट बात कर रहे थे, तो टोकने का मन भी नहीं कर रहा था। तो बहुत अच्छा। राकेश जी, इस स्टेज पे थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर 2-4 और ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स लेते हैं। राकेश भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और योगेंद्र यादव जी का और ब्रिगेडियर साहब का। और मेरा मोबाइल इतना हेल्पफुल नहीं है। मैं अभी 3 कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ। एक तो अनिल कोई है, मिस्टर अनिल, जिन्होंने कॉन्गो का युद्ध का कॉन्गो का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको, उसमें अमेरिका का इंटरवेंशन है, उसकी बातचीत करी है। तो युद्ध जो है अफ्रीका में सीज फायर के जो दावे हैं वो लगातार अमेरिका करता आ रहा है, चाहे वो छोटे छोटे देश हो या कुछ भी हो। लेकिन देखिए, ये जो युद्ध है और जिसके पास में इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके जो सैनिक अड्डे हैं वो 1, 2, 3, 4 नहीं है, बल्कि 700 से लेकर 800 सैनिक अड्डे हैं। यानी अब इंडिया से बाहर पाकिस्तान में जाके इधर आसपास देखे तो 8-10 अड्डे यहाँ है, फिर 8-10 अड्डे यहाँ है। एक अभी जो खाड़ी देश में युद्ध हो रहे थे, यहाँ पर ईरान ने माफी मांगते हुए ये कहा कि भाई मैं अभी आवाज की क्लैरिटी में फर्क पड़ा है जी, थोड़ा सा उसको थोड़ा पास लाएंगे क्या माइक को? आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ अब ठीक आ रही है जी, बहुत अच्छी आ रही। देखिए, सिचुएशन इतनी बुरी है कि एक आदमी जो है जिसको पूरा माली बनाया गया था दुनिया का, वो 80 साल से उसको डॉलर की कमीशन भी वो एक्स्ट्रा लेता है। कोई भी 2 देशों में व्यापार हो फिर तो आवाज आपकी फिर से डेड टाइप की हो जा रही है। कोई भी 2 देशों में व्यापार हो तो अमेरिका डॉलर को कमीशन देनी पड़ती है। और उसके जो अड्डे हैं वो अफ्रीका के हर देश के आसपास, और जो मिडल ईस्ट है जहाँ पर ईरान ने वापस एक कंट्री में जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर कुछ मिसाइल्स गिराई थी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आपके पास में थाने खुले हुए हैं। थाने में तो पुलिस स्टेशन खुले हुए हैं। पुलिस स्टेशन का मतलब है 1, 2, 3, 4 नहीं,
700-800 जगहों पर सैनिकों के अड्डे हैं। अगर आप ट्रेड करते करते अमेरिका का लोन नहीं चुका पाते तो वो आपसे साफ साफ कहता है कि भाई कोई बात नहीं, बस ये है कि मैं आपके यहाँ पे अपना सैनिक अड्डा खोल रहा हूँ और आप भी मेरे से हथियार खरीदिए और आसपास के देशों को भी मैं काबू करूंगा, क्योंकि मैं दुनिया का पुलिसमैन हूँ। जब तक जैसे योगेंद्र जी ने बोला है, ब्रिगेडियर साहब ने बोला है, जब बैलेंस नहीं हो पाएगा तो और कोई शॉर्टकट अभी फिलहाल दिखाई नहीं देता है। इस बैकग्राउंड में ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कॉन्गो में कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और अफ्रीकन कन्फ्लिक्ट्स की जो बातें करी है अनिल जी ने, उसका मैं सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई देने की स्थिति में तो नहीं हूँ। जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं ये बातचीत कर रहा हूँ। जम्मू से आईडी खजूरिया साहब ने प्रश्न तो नहीं पूछा है, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि ये साइंटिफिक बातचीत आपने करी है, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। देहरादून से जो आजकल देहरादून में प्रताप सरन, उन्होंने बात उठाई है कि जो ईशान कंट्रीज हैं और सार्क कंट्रीज हैं उस वहाँ उसके बारे में मेरे से मेरा ध्यान आकर्षित किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़े शर्म की बात है कि अगर भारत और पाकिस्तान में जो है मनमुटाव हो रहा है तो सबसे पहले तो हमें अपने अपने पड़ोसियों के पास जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लिस्ट बनाई जाती है 32-35 कंट्रीज की, जिसका हमारे पड़ोस से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने पड़ोस में हमारा दुश्मन देश है जिसकी बॉर्डर बाउंड्रीज भी हमारे साथ कन्फ्लिक्ट कर रही है और जिसको चाइना बोलते हैं। तो ये जो बॉर्डर बाउंड्रीज के तौर तरीके हैं, ये तो पिछले 100 साल के नए नए तरीके हैं। मतलब लोगों ने अपनी फौज खड़ी कर दी, बंदूकधारी खड़ी कर दिए, ये पेड़ मेरा है, वो पेड़ तेरा है, ये नदी मेरी है, वो नदी तेरी है, ये पहाड़ मेरा है, वो पहाड़ मेरा है। तो इसका कोई क्लियर कट तौर तरीका नहीं है इस बंटवारों का। ये जो पशु पक्षी हैं उनका तो कोई वीजा लगता नहीं, वो तो जब चाहे जहाँ चाहे नदी के साथ साथ उस तरफ भी चले जाते हैं, तैर के भी चले जाते हैं और उड़ के भी चले जाते हैं, उनको कोई वीजा नहीं लगता। लेकिन ये जो तरीका निकला है, ये हम युद्ध का तरीका जो है, ये पूरी दुनिया के 90% जो नागरिक हैं उनके ऊपर थोपा गया है। तो मैं फिर आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए थी, अगर हमें अपनी बात रखनी है कि भाई आतंकवाद की जो नर्सरी है, आतंकवाद का झूला और पालना जो है वो वहां से पाकिस्तान से चल रहा है। और हमारे धृतराष्ट्र की तरह हमारे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं भाई ये तो बहुत अच्छा, पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। दूसरा, जब हम अपनी बातचीत रखते हैं, फिर हमारे घर घर में चार चार स्केच जो है पाकिस्तानी हमलावरों के पहलगांव के हमले के बाद में वो घर घर पहुंचाए जाते हैं। तो उसमें मालूम पड़ता है, अब वो मालूम पड़ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि वो स्केच ही गलत थे। तो अगर इतनी हाईटेक दुनिया में जहां पर हम चांद तक जाने की बात करते हैं और मंगल ग्रह पर भी प्लॉट काटने की बात करते हैं, अगर हमें यही नहीं मालूम है कि जो स्केच हमने बनाया है वो ठीक है या नहीं है, तो ये बात जो है ये तो समझ में आती नहीं है कि भाई आप कहना क्या चाहते हो। फिर अगर कोई भी, अगर हम टैक्स पेयर्स हैं, पूरी देश के जो है मालिक हैं, जो एक गरीब आदमी है वो माचिस खरीदता है, वो कैंडल खरीदता है, मोमबत्ती खरीदता है, तो वो भी टैक्स पे करता है। उसी तरीके से हर इंसान का ये हक है कि उसको मालूम पड़े यूरोप की देश की तरह कि भाई हमें हमें फायदा क्या हुआ 3 दिन की 4 दिन की लड़ाई का, और अचानक बंद क्यों हो गई, और उसमें हमारा नुकसान क्या क्या हुआ है, कितने विमान हमारे गिरे, कितने नहीं गिरे। अब मालूम पड़ रहा है कि राफेल 3 गिरे हैं,
जबकि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि 5-6 विमान जो है वो धराशायी हुए हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी अचरज की बात नहीं है। हमने सुना था दुगने तिगने दाम पे ये विमान खरीदे थे, और इसका जो सर्विस कोड था वो भी हमें फ्रांस ने नहीं दिया, और दुगने तिगने दामों पे करने के बाद में भी जिस तरीके से ये मैं मॉडल यूज कर रहा हूँ, अब ये 2 साल पुराना है, मुझे ये लगता है कि ये आउटडेट हो गया। उसी तरीके से युद्ध के खिलौने हैं, युद्ध में विनाश के जो जो तरीके और खिलौने यूज हो रहे हैं वो बहुत तेजी से आउटडेट हो रहे हैं। तो देश को ईमानदारी से अपने लोगों के बीच में फ्रांस की तरह और लोगों की तरह इसको मजबूती से रखना चाहिए कि भाई हमारे को इतना नुकसान हुआ है, हम इससे सीखेंगे और आगे बढ़ करके ये कमी हम आगे पूरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नियत और नियति दिशा और दशा मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। और जो तरीके हैं वो यही है कि हम मुझे लगता है कि भारत ने जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो मोदी सरकार के आसपास हैं, 10% लोग हैं, और उन्होंने ये तय कर लिया है कि हमें जो है एक तरफा जो है किसी भी तरीके से जूनियर पार्टनर की तरह ज्वाइन करना है अमेरिका को, और इसमें सेटलमेंट लाना है। जबकि जनता ये चाहती है ना तो हम जाकर के चाइना की गोदी में बैठे, ना अमेरिका की गोदी में बैठे। हम लोग जो है यूनाइट होकर के, लोगों को यूनाइट होकर के एक तीसरी शक्ति के रूप में आए, और जो है लोकल करेंसीज भी हमारी यूटिलाइज हो, और जो न्याय मिलता नहीं है, जो मैंने काफी उसमें टाइम लगाया और ये कहने की मैंने कोशिश करी कि बीज से फल की यात्रा तो पूरी हो गई। अब भगवान और बड़े बड़े नेता अपना पल्ला झाड़ते हैं, कहते हैं कि भैया अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते। जो फल का बंटवारा है, उस फल के बंटवारे में पूरी दुनिया में जो लॉ है वो पेपर्स पे तो है, लेकिन फल का बंटवारे में किसको कितना मिलना चाहिए, डॉक्टर को कितना मिलना चाहिए, इंजीनियर्स को कितना मिलना चाहिए, वो जो तौर तरीके हैं वो बहुत बहुत पुराने हैं और बहुत बहुत आउटडेटेड है। और वो भी एक जो है एक तरीके से युद्ध की भावना का तरीका है। युद्ध सीज फायर तो हो चुका है, हो रहा है, और सीज फायर के बाद में फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन जो जनता है उसके दिमाग में युद्ध तो लगातार चलता रहेगा जब तक कि गैर बराबरी नहीं हटाई जाएगी, जब तक कि आप और हम यूनाइट नहीं होंगे। आप और हम यूनाइट होने के से मतलब है कि जनता जो है बड़े लेवल पे यूनाइट नहीं होगी, और वो अपने अपने आप को मालिक नहीं मालिक की एम्पावरमेंट में अपने आप को वो खड़ा नहीं पाएगी। थैंक यू। जी जी, बहुत बढ़िया। ये आपने अपनी बातों को रखा है, कई बातों को उत्तर भी दिया है। अभी एक हाथ उठा हुआ है, अभिषेक जी ने उठाया था, उन्होंने हाथ नीचे कर लिया, पर फिलहाल मैं समय का उपयोग करते हुए कुछ जो कमेंट्स आए हैं वो आपने कुछ का तो रिस्पॉन्ड कर दिया है भैया, लेकिन कुछ को हम इसको आपके सम्मुख सबके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। एक कमेंट मदन मोहन जी की तरफ से, माई सेल्फ मदन मोहन गुप्ता, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एंड अकाउंटेंट दिल्ली, फॉर प्रमोटिंग गांधीयन डेमोक्रेसी, इलेक्शन ऑफ नील एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये भी युद्ध के जनक हैं इलेक्शंस हो, चाहे वो नॉन गांधीयन डेमोक्रेसी की फॉलोइंग और जनतंत्र रीलोकलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस भीड़ तंत्र डेमोक्रेसी। थैंक यू। ईश्वर जी कह रहे हैं कि आई एम कन्विंस्ड विद योर साइंटिफिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड नेचर एंड all phenomena and their interaction between each other to form unity and mutual struggle to develop each other till transformation from old phenomena to the new one. Peaceful struggle and unity is always progressive. The struggle sometimes leads to violence. It also transforms into destructive forms. हम आपको जरूर 7-8 दिन बाद आपको सुनेंगे, ईश्वर जी पूरा सुनेंगे। और आपने कमेंट किया, रिस्पॉन्ड हमारे साथी राकेश जी कर चुके हैं। कॉन्गो में इनर कोर माइंस पर ये अनिल कुमार जी लिख रहे हैं, अमेरिकन फोर्सेस पीस कीपिंग के नाम पर सेकंड लेयर चाइना और थर्ड लेयर इंडिया एंड अदर कंट्रीज की आर्मी क्यों लगी हुई है, जबकि कॉन्गो उस पर भी आप रिस्पॉन्ड करते हैं, गरीब देश है, इस पर आप कर सकते हैं। देशों के बीच युद्धों के मुख्य कारण
प्रताप शरण जी ने लिखा है क्षेत्रीय विवाद, संसाधनों का नियंत्रण, धार्मिक व सांस्कृतिक। धार्मिक बात पर एक और साथी ने देखी, राजनीतिक विचारधारा का संघर्ष, सत्ता विस्तार की महत्वाकांक्षा जो कि युगों युगों से चलती आ रही, सुरक्षा चिंताएं, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकिक गतिविधियां, भारत के दृष्टिकोण से शांति के लिए आवश्यक समाधान। प्रताप शरण जी लिख रहे हैं, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, कुछ आदर्श लिखे हैं, आदर्श को अपना संवाद। राकेश जी बताएंगे हमको कूटनीति और संवाद को प्राथमिकता, सार्क और एशियन जैसे क्षेत्रीय सहयोग मंचों को सशक्त बनाना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार, सैन्य शक्ति के साथ साथ नैतिक शक्ति का विकास, शिक्षा और जन जागरूकता, साइबर शांति और डिजिटल सहयोग। भविष्य में साइबर की बड़ी चुनौती है, भारत को इसमें सहयोगी नीति अपनाने से पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये कि आप नहीं पढ़ लिए होंगे कहीं होने, तो ये महत्वपूर्ण है और सत्य समूह गाना चाहिए। क्या बहुत सुंदर प्रश्न सभा की तरफ से आया है, सभा खान जी और हमारे श्री भाई कह रहे थे कि भाई थोड़ा अच्छे कमेंट्स को तो पढ़ दो कम से कम। तो कैन वॉर एवर बी जस्टिफाइड, बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है, कैन वॉर एवर बी जस्टिफाइड, क्या युद्ध कभी भी किसी भी सिचुएशन में, इसको कहते हैं हम लोग मोदी जी हो या कोई भी हमारे जो इजराइल के भी बेंजामिन नेतान्याहू, वो कह रहे हैं हाँ बहुत जस्टिफाइड है, हम तो जस्टिफाइड है, हम जुर्म की तरफ खड़े, तो क्या युद्ध न्याय संगत हो सकता है? ये सभा खान पूछ रही हैं आपके साथ में, और मैं सबको कह रहा हूँ कि अपने कम से कम मोबाइल नंबर तो भैया छोड़ के जाओ, बाद में संपर्क कैसे करेंगे? जो साथी आए हैं सब लोग अपने फोन नंबर लिख दें। मदन मोहन जी फिर से लिख रहे हैं, पीस कैन बी डिमांडेड बाय पावरफुल ओनली व्हेन, ये गांधी जी का विचार है, he or she is able to impose self control on his greed ही युद्धों का कारण है, मदन मोहन जी लिख रहे हैं। तो सोशल जस्टिस और उनके यदि वीकेस्ट रहेगा, ये राकेश भाई ने भी अपनी बात में लक्षित किया। पहला जो कमेंट जो जय हो गोपाल जी ने बहुत सुंदर कमेंट किया था, जो कमेंट किया था उसको यदि लिख देंगे या उसको लिख के खासकर मुझे भी अलग से भेज सकते हैं, यहाँ लिखेंगे तो और अच्छा, वो बहुत सुंदर कमेंट आया था, उसकी काफी तारीफ हुई है, थैंक यू। कोरोना दोबारा आ रहा है, उसका क्या निवारण होगा? इसका युद्ध से कुछ न कुछ मुलाकात संबंध है। बहुत बढ़िया स्वर बोले आप गोपाल जी की, फिर से तारीफ हो रही है। क्या 24-34 की उम्र में हार्ट अटैक होना बायोलॉजिकल युद्ध का द्योतक है? इस पर राकेश भैया फाइनल कुछ कमेंट करेंगे। बहुत प्रेम भेज रहे हैं प्रताप शरण जी, सत्य प्रकाश जी को 100% नमन, उन्होंने एक जो डेवलपमेंट पैराडाइम मूल है युद्धों के, इस पर प्रश्न उठाया है। और बिलवेड अवतार मेहर बाबा को प्रणाम कर रहे हैं हमारे सचिन पाटिल जी, अच्छा रोल निभाएंगे वर्धा के ऑर्गेनाइजेशन में, सत्य पिता जी को सब सहमत। जैसे प्रताप शरण जी कह रहे हैं बहुत अच्छा बोले सत्य पिता जी, फिर सभा शहरी सभा की तरफ से अनिल कुमार जी लिख रहे हैं, कोरोना काल में कोरोना फैलाने वालों कौन थे? क्या सिंडिकेट जमात को फंसाया गया था, उसको जुर्म किया गया था, क्या बात सत्य थी? उस पर भी आप कमेंट करना चाहें, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आप देखिए तो उनके चीजें में आप उतर के बैटिंग करेंगे। राकेश भैया वेलकम। कमलानंद जी आज चुप हैं, पर हम चाहते हैं कि 2 मिनट तो उनकी बात अवश्य सुन ली जाए, अच्छा ही रहेगा। फिर गोपाल जी ने कुछ महिलाओं के योगदान के बारे में कुछ अच्छी बात लिखी है, तो आप पढ़ सकते हैं। आप सब अच्छा बोल रहे हैं, शाबाशी दे रही है जैसे सदा। दीपक अग्रवाल जी, सुनील लाल शिंदे जी ने अपना कहा बात पे, सुनील लाल शिंदे जी कई बार आते हैं कुछ कहते नहीं है, तो हम नए साथी भी कम से कम 1-2 मिनट तो कहें, हम स्वागत करेंगे इन सब बातों का। फिलहाल यदि सुनील शिंदे जी आएंगे तो स्वागत है। मैं देखता हूँ किस साथी के हाथ में, हाँ मदन मोहन जी ने हाथ उठाया था, श्री भाई ने हाथ उठाया था और अभिषेक जी ने उठाया था, लेकिन नीचे उतार लिया, शायद क्या उनकी बात अपने आप उत्प्रेरित हो गई है, वो स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए। पहले मदन मोहन जी 2 मिनट, अभी हमारे पास में कुल 14 मिनट है प्रोग्राम समाप्ति के लिए, 1.5 या 2 मिनट में मदन मोहन जी अपनी बात कहेंगे। थैंक यू मदन मोहन भैया जी। मदन मोहन जी अनम्यूट करें, अपनी बात कहें, वो शायद हाथ नीचे कर लिया है, यदि उनको समय लग रहा है तो श्री भाई अनम्यूट करें, अपनी बात कहें, वीडियो पे आएंगे तो और अच्छा। थैंक यू श्री भाई जी। अच्छा मदन मोहन जी आ गए, बोलिए सर, आप तो वीडियो पे आते हैं, आ जाइए, कहिए कहिए कहिए, वीडियो पे आपके एक्सप्रेशन पता चलते हैं, बोलिए मदन मोहन जी, धन्यवाद, बोलिए सर, अनम्यूट करके फिर पीछे ना हटे। मदन मोहन जी कहिए, अब आइए कह दो ना। ठीक। हाँ नमस्कार जी। प्रणाम जी, यदि प्रणाम हम प्रणाम जी सबको, और मेरे को मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इस पूंजीवादी की व्यवस्था की अंधानुकरण में हम जितना भी बिगड़ना था बिगड़ गए। यदि आज हम चरित्र निर्माण की बात इस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं तो हमें बहुत उम्मीद है कि जो हमारा सपना है वो जरूर साकार होगा। 1948 में महात्मा गांधी जी ने एक तावीज लिखा था, उसका हेडिंग है गाइडलाइंस फॉर डिसीजन टेकिंग बाय ऑल ऑफ अस। यदि हमने आज भी उस गाइडलाइंस को
पार्लियामेंट को हम गिफ्ट कर सकें और उस पर चलने का प्रयास कर सकेंगे, तो हम रीलोकलाइजेशन के माध्यम से स्वराज की तरफ जल्दी पहुंच पाएंगे। हमको डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी ब्यूरोक्रेसी के हाथ की बजाय पंचायतों को सुपुर्द करनी पड़ेगी, जहां अपनापन हो और अपने परिवार की तरह पूरा एक गांव जो है एक आदर्श परिवार की परिकल्पना कर सके, जैसे हम सब लोग यहाँ वर्धा में एक परिवार की तरह बैठने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम गांव के लोकल लेवल पर एक परिवार की तरह बात करेंगे, तो ये आर्टिफिशियल बाउंड्रीज जो है डिसॉल्व हो जाएंगी, और जिस तरीके से पक्षी और पशु आपस में जा सकते हैं बिना वीसा लिए, हम रीलोकलाइजेशन के माध्यम से अपनी सिक्योरिटी रखते हुए एक बफर जोन, जिस तरह तिब्बत कैन बी ए बफर जोन फॉर चाइना एंड भारत। तिब्बत की आजादी भी तभी मिलेगी जब भारत को आजाद होगा। अभी भारत की आजादी जो है, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आजादी अभी नहीं मिली है, और आज तो हम सब ओपनली जानते हैं कि इट वाज सिंपली ए ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। तो हमको वो जो अंग्रेजी व्यवस्था है आईएएस, आईपीएस और ब्यूरोक्रेसी की, उससे हम बाहर निकलकर गांधी जी के तावीज को फॉलो करते हुए रीलोकलाइजेशन के माध्यम से स्वराज की स्थापना करेंगे। पीस जो है पावरफुल आदमी को तभी डिमांड कर सकता है जब वो अपनी ग्रीड पर भी साथ में कंट्रोल करे, अदरवाइज वो अपने लिए विकर्म ही पैदा करता है, और विकर्म पैदा करेगा तो ईश्वरीय न्यायालय में जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। वो कभी भी विजयी तो नहीं हो सकता, लेकिन देर ईश्वर की न्यायालय में देर है, अंधेर नहीं। हमको जल्दी ही अपने जो 1947 में लाखों हिंदुओं की मर्डर हुआ, 1984 में सिखों के दंगे हुए, इमरजेंसी में सनातन संस्कृति के साथ अत्याचार हुए, उन सब का प्रतिकार आज पूंजीवादी व्यवस्था जो है धाराशाही होकर मिल रहा है। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि यदि भारत अपनी संस्कृति की ओर लौटेगा, तो हम सब लोग जो है अखंड भारत की ओर निर्माण कर पड़ेंगे। लेकिन अखंड भारत से पहले हमको अपने भारत के अंदर भी अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करना जरूरी है। धन्यवाद। जय श्री राम। जी मदन मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादा आप आए और गांधी जी का नाम आपने उठाया है। कुछ लोग गांधी जी के नाम को बुलाने का भी प्रयास कर, एक संघर्ष है। और जय माता की, वी आर डूइंग वेल, फाइन फाइन। सो श्री भाई, या श्री भाई आपने हाथ उठाया था, अनम्यूट कीजिए, अपनी बात करिए। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज स्पष्ट है? हाँ आ रही है जी जी, कहिए। बिल्कुल बड़ा क्लियर अच्छा है जी, टॉपिक और था। लाइक ऑलवेज थैंक यू। बहुत अच्छा टॉपिक था और बहुत दोस्तों ने अच्छे अच्छे विचार दिए। एक गौर करने वाली बात है कि जब भी हम युद्ध की बात करते हैं तो हिंसा, तलवार, बंदूक, जिसको हम लड़ाई कहते हैं, वही दिखाई पड़ता है। ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारी अदृश्य लड़ाइयां हमारे बीच चल रही हैं। जैसे आज सुनने में आया है साइबर वार, ट्रेड वार, प्रोपेगेंडा वार। तो जितना खतरनाक हिंसात्मक युद्ध है, उससे ज्यादा पर्दे के पीछे से जो वार हो रहा है, हमारी मानव सोच शक्ति को प्रायोजित किया जा रहा है। आज हम भले सोच रहे हैं कि मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूं, गौर करके देखा जाए कि कितना प्रायोजित हूं। मेरे विचार कहाँ हैं? कृष्ण ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, सज्जनों ने क्या कहा, वो सब याद है महात्मा जी के तोते की तरह, लेकिन हमारे आचरण में कहीं नहीं जा रहा है। और बड़े खतरनाक तरीके से बचपन से ही बच्चा जब पैदा होता है, बहुत सारी मशीनरी लगी हुई है कि हमारे दिमाग को इस तरह से प्रायोजित कर दे दिया है। हम लोग जो ये सोच के कि ये सही काम है कर रहे हैं, 50 साल के बाद पता लगता है कि ये तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। बहुत गहराई में सोचने की जरूरत है कि मनुष्य का स्वाभाविक सोच कैसे जिंदा रखा जाए अगेंस्ट ऑल हिडन वॉर्स। जो सबा खान बहन ने जो महिला की भागीदारी की बात की थी, महिलाओं के बारे में बात करने की बात की है, हम सब लोगों को क्लियर कट पता है कि जितने भी महापुरुष हुए उनके पीछे उनकी माताओं का हाथ था। देश तभी सुरक्षित, समृद्ध, समर्थ बन सकता है जब महिलाओं का आदर हो, सत्कार हो, जो हमारे समाज में होता था। महिलाएं हमारे बराबर के हकदार नहीं है, महिलाएं हमारी पूजनीय हैं और उनका स्थान हम लोगों को स्थापित करना होगा।
अब रह गई शांति की बात, तो बार बार ये आ रहा है कि बाहरी अशांति के चलते अगर मैं शांत नहीं हूं तो ये मानव सभ्यता या मानव प्रौढ़ता का पहचान नहीं है। बाहर कुछ भी हो रहा है उससे अगर डिस्टर्ब नहीं हूं तो मैं शांति में कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में हूं। अदरवाइज 90% मनुष्य वो ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है, उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में हम परेशान हैं, ईरान और इजराइल की लड़ाई में परेशान हैं, लेकिन मेरे अंदर ही जो द्वंद्व चल रहा है उसको शांत रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, या समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे अंदर क्या द्वंद्व चल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग करीब करीब 100 दोस्त मिलना चाहते हैं वर्धा में। आज हम प्रेजेंट हैं यहाँ पे सिर्फ 19 लोग। इसका मतलब कि हमारी प्रायोरिटीज कुछ अलग अलग हैं। हम लोग को गौर करके देखने हैं कि 19 लोग यहाँ हम मंथन कर रहे हैं, और जो 81 लोग आएंगे वो क्या लेके आएंगे, और हमारी शांति को किस तरह से प्रायोजित वहां किया जा सकता है। हम सब लोगों को तैयार रहना है। सोचने वाली बातें सारी की सारी मैं कह रहा हूं, मैं कोई फूड फॉर थॉट नहीं दे रहा हूं। मेरी व्यक्तिगत शांति ही विश्व शांति का प्रतीक बनेगा आगे चल के, उसी का विस्तार विश्व शांति है। और मेरी व्यक्तिगत शांति तब तक नहीं हो सकती है जब तक, सत्यप्रकाश भाई ने विश्वास कहा था, मैं एक शब्द जोड़ देता हूं, विश्वास से भी गहरा है प्रेम। कि मेरे आसपास के लोग, मेरे पड़ोसी देश भी कह लें, पड़ोसी समाज भी कह लें, जब तक उसके साथ मेरा लव बॉन्ड बहुत तगड़ा नहीं होगा मैं शांति से नहीं बैठ सकता। लव बॉन्ड मेरा तगड़ा हो उसके लिए है कि मैं हाउ मच आई एम यूजफुल टू द अदर्स इन फ्रंट ऑफ मी। मेरी सोसाइटी है, मेरा पड़ोसी देश है, उसके लिए मैं कितना यूजफुल हूँ। और यूजफुल होने के लिए बहुत जरूरी होता है कि कंटिन्यूसली मैं सीख रहा हूँ हाउ आई कैन बी यूजफुल। और नेक्स्ट आ जाता है कि जो भी करूं इतना सुंदर करूं कि सबको अच्छा लगे, मुझे भी आनंद आए, सबको आनंद आए, ब्यूटी। और फाइनल आ जाता है कि हाउ मच आई एम इन सेवा। ये सब चीजें साथ चलती हैं तब जाके शांति अंदर और बाहर में स्थापित हो सकती है। अदरवाइज बिट्स एंड पीसेज में हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि ये काम कर दूंगा तो शांति आ जाएगी, ये काम कर दूंगा तो शांति हो जाएगी। वो टेम्पररी सॉल्यूशन है और पार्शियल सॉल्यूशन है। चिंता का विषय है कि अगर हम 100 लोग वहां मिल रहे हैं तो कोशिश करें सब मिलके कि बाकी 81 लोग या 80 लोग क्यों अन्यमनस्क हैं, क्यों ये सोच रहे हैं कि हम लोगों का ये कार्यक्रम ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, उनको सिर्फ आना है वर्धा में, और क्या करेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। थैंक यू। जी अपनी बात कहें, वीडियो भी ऑन करेंगे। जी हाँ जी, आवाज आवाज आपकी आनी रही शर्मा जी मेरे तक। धन्यवाद। मुझे ही बोलने को विचार आया। जी 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 जी। थोड़ा सा जो मैं कहने जा रहा हूँ मेरी भावना को समझना, कि ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी बैठक तो जो ये सरकारी मंत्रालय होते होंगे ना, वो भी नहीं करते होंगे इतने विषय को कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर मुझे एक बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम लोगों को अपनी दशा और दिशा का भान होना चाहिए। हम लोग वर्तमान में सब इकट्ठे हुए हैं कि किस प्रकार से एक सही दिशा के लिए चिंतन मनन करके कुछ पॉइंट बनाए जाएं, और जो वर्तमान व्यवस्था बिगड़ चुकी है उसको सुधारा जाए। यदि ये भ्रम हो जाए, और मुझे जैसे मैं भ्रम में आ गया कि शायद ऐसा लगता है कि हम सब लोग किसी मंत्रालय के मिनिस्टर बैठे हैं और क्या होना चाहिए उसके लिए हम चिंतन मनन करके बात कर रहे हैं, और शायद हमारे पास सारे पावर मौजूद हैं।
जितनी भी बातें हमने करी हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसको एक भी क्रियान्वयन का पावर हम लोगों के पास नहीं है। हम कोई सरकारी अथॉरिटी भी नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि दशा और दिशा का भान रखे और बात की जाए। सारे विश्व में शांति होना चाहिए। ट्रम्प की बात आ गई, इजराइल की बात हो गई, जमाने भर की बात हो गई। कहाँ क्या कर पाएंगे हम? तो जैसे मान लीजिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत लोग यहाँ पर जिन लोगों ने टाइम दिया, और मैं भी 2 घंटे बैठूंगा, कल भी बैठूंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आज वर्तमान में ये कि हम सब 100 लोग जो मिल रहे हैं, बहुत इसकी उपलब्धि है कि हम 100 लोगों का आपस में परिचय होगा, वहाँ मिलेंगे, सामने आमने बैठेंगे। लेकिन सही बात यह है कि हम लोग एक तरह से अच्छे विचार वाले पावरलेस लोग हैं। पावर नहीं है हमारे पास। इसलिए उन उन पॉइंटों को तो नोट किया जाए कि क्या होना चाहिए, है ना। और जो हम आगे करना चाहते हैं उसकी एक रूपरेखा बनेगी। मैदान में संघर्ष होगा, शायद हम मांगे मनवाने के लिए कुछ आंदोलन करें। लेकिन अभी जो बैठक, जो मैं समझ पा रहा हूँ, और यदि उस समझ को आप कोई दुरुस्त करें तो मैं स्वागत करूंगा। अभी मैं समझ रहा हूँ कि समस्याओं का चिन्हित करके और उसके समाधान के लिए एक कोई रोड मैप बनाने के लिए हम वर्धा में इकट्ठा हो रहे हैं। बस इतना ही मुझे कहना। और मेरी बात को कोई अन्यथा न लें, मेरी भावनाओं को समझे। समय बहुत कीमती है, और हमारे पावर का, हमारे जितना हमारे में क्षमता है, उसका भी हमें भान होना चाहिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी चूंकि प्रश्न की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं, 10 बज रहा है। फाइनल कमेंट राकेश जी से और फिर मीटिंग समाप्ति हम करेंगे। अलका जी का धन्यवाद ज्ञापन होगा, पर राकेश जी अभी तक जितनी बात हुई उस पर काइंडली कमेंट करेंगे। थैंक यू। जी जी। मैं काफ़ी लोग 30-32 लोगों ने शायद पार्टिसिपेट किया। सबको सादर प्रणाम और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपके जो एक सभा जी का कमेंट था कि जो है वुमेन पे भी कुछ बातचीत होनी चाहिए। तो युद्ध में सदियों से वुमेन जो है वो इग्नोर्ड ही रही है। जो वुमेन का काम है घर चलाना, या वो उसका काम उस पर थोप दिया गया है, तो उसके बारे में भी एक अलग से चर्चा होनी जरूरी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भाई लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में उनको उनकी मेहनत का सही सही दाम नहीं मिल रहा है, पसीना सूखने से पहले भी उनकी उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा है, उसको चुराया जा रहा है। तो अगर हम सिर्फ यही कह देंगे कि हर जो महान व्यक्ति है उसके पीछे वुमेन है, ये सब चीजें कह देंगे, तो वो पूंजीवादी समाज में वो बैलेंस होकर के बाहर बात जो है वो सेटल नहीं हो पाएगी। तो इसका भी कोई ना कोई एक तरीका निकालना पड़ेगा कि जो होम मेकर्स हैं, जो जो घर चला करके उसके परिवार के फैमिली के लोग बाहर काम करते हैं और वुमेन घर चला पाती है, तो उसके कंट्रीब्यूशन को आगे कैसे लाया जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब पूरे जैसे देश को एक शरीर की तरह माना जाए। और हो ये रहा है कि हमें अपने शरीर से तो प्यार है, लेकिन हम कहते हैं कि मणिपुर भी हमारा अंग है, कश्मीर भी हमारा अंग है, और यूक्रेन भी हमारा अंग है, और गाजा भी हमारा अंग है। ये दुनिया का शरीर है। लेकिन घूम फिर के हम, जैसे अभी पिछले वक्ता ने बहुत ही खूबसूरती से कहा कि हम लोगों के पास पावर नहीं है। लेकिन अगर हम एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ हमारा उठना बैठना शुरू हो जाता है, और टेक्नोलॉजी ज्ञान विज्ञान का इस्तेमाल करते हुए भी एक साथ कुछ विचार पे आगे बढ़ते हैं, तो ये सब चीजें आसान होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि युद्ध जो है वो कुछ लोगों का मुनाफा है, और उसमें सारे की सारी देश जो है, सारी की सारी दुनिया जो है उसको झोंक दिया जाता है, और कुछ लोग उसको आगे लेकर बढ़ते हैं, उससे अपने आप को सेटल करते हैं। अगर आप महाभारत युद्ध को भी उठाते हैं तो वो घूम फिर के जो रॉयल फैमिलीज थी उनके आपस के जुए की लत का एक नतीजा था, जिसमें
लैंड रियल एस्टेट की भी फाइट है, और जुए की लत में क्या हुआ, उन्होंने अपनी वाइफ को भी दांव पे लगा दिया था। तो युद्ध प्रिवेंट हो, उसके लिए जो है 90% लोगों को एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जो 5-10% जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में इस तरीके का जो है युद्ध आप पे हम पे थोपते रहेंगे, और अल्टीमेटली लूजर्स विल बी दी पीपल। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। जी जी जी, धन्यवाद। चूंकि महिलाओं की पार्टिसिपेशन की लगातार बातचीत हुई है, तो या तो सभा या फिर मैं सीनियर साथी जो हैं डॉक्टर अलका जी से मैं निवेदन करूंगा, डॉक्टर अलका नार्वेकर ईरानी जी, यदि आप वीडियो पे आ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, तो आपका स्वागत है दीदी। वोट ऑफ थैंक्स आपकी तरफ से। थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर अलका जी। बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ, और सभी ने इतनी अच्छी बातें की कि इतने सारे लोग एक आना मीन्स हमारा विजय निश्चित है, और वो ही होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ सी विथ all of us there is God has descended on the earth and he will take our side and everything will be all right। ये हमारा विश्वास है। और मैं तो ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एवरीवन हैज टू स्टार्ट विथ हिमसेल्फ। ये ABC ऑफ हैप्पीनेस ऐसा मैंने एक बार लिखा था, उसमें हर एक अपने को ठीक करे, अपने को संपन्न करे, अपने को प्योर करे, हम अपने को शुद्ध करे, उसके बाद वो अपने परिवार को करे, बाद में बढ़ते जाए। और जो भी हायर कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं वो और भी आगे चलते जाए, तो पूरी दुनिया प्योर हो सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। ओम शांति। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि दीदी लोग से हमें आशीर्वाद लेना है, 1.25 मिनट में ब्लेसिंग्स दे दो और फिर खुदा हाफिज करते हैं। सभा वीडियो पे आ जाओ बेटा, 1 मिनट में ब्लेसिंग्स दे दो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने मुझे मौका दिया, और नमस्कार सभी साथियों को, मेरी बात भी रखी, और आप सबका आशीर्वाद है मेरे सर पर। और राकेश सर ने भी बहुत अच्छी बात मेरी रखी, और मैं भी ये चाहती हूँ, क्योंकि महिलाएं बहुत पीछे हो गई हैं डर के मारे, क्योंकि मणिपुर में भी ऐसे हादसे हुए, और दिल्ली में भी बहुत सारी जगह पर स्टेट्स में ये हादसे होते हैं, तो महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाती, और जो ले भी पाती हैं वो जो है नेताओं की खड़ी हुई लड़कियां होती हैं। ऐसा नहीं है, उनको जोश होना चाहिए उसके अंदर, उनके अंदर, कि हम भी महिलाओं के ऊपर काम कर सकें, और महिलाओं को वो बात कहने का मौका दें, और उनको वो हिस्सा मिल सके जो वो अपने घरों से ले नहीं पा रही हैं, और परेशान हैं, और कुछ कह नहीं पाती हैं, कहना चाहती हैं तो उनके पास सपोर्ट नहीं है। बस मैं इतना ही चाहूंगी, और बहुत अच्छा टॉपिक इस ग्रुप में चल रहा है, उससे हौसला भी मिल रहा है मुझे, और एक नॉलेज भी हो रही है, हर तरह से बड़ों से, सबसे अपने बड़ों से नॉलेज हो रही है, जो मुझे हौसला मिल रहा है। और संजय सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतना मौका दिया बात करने का, और सुनती रहती हूँ सबके, मैं को जवाब देती रहती हूँ, और अच्छी बात है ये कि मुझे आगे बढ़ा रहे हैं संजय सर भी, और बोलना आ गया है मुझे अब बोल पा रही हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच, इतना मौका दिया मुझे, बहुत बहुत जी शुक्रिया। जी जी, और ज्योत टाइमिंग से कम है। ज्योत, जी जी जी, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये और ये जो राकेश भैया ने कहा है, एक एक करके जब 100% नागरिक हो जाएंगे और अवेयरनेस आ जाएगी युद्ध के खिलाफ, तो युद्ध के बंद होने के रास्ते खुलते हैं। मैं और भी साथियों से, खासकर अजय जी को सुनना चाहता था, पर कल उनको हम डिफरेंट अवसर पे अजय जी को थोड़ा पहले रिक्वेस्ट करेंगे, लगातार बने हुए हैं। अभी चूंकि समय समाप्त हो गया है, कुछ साथी ने हाथ उठाया हुआ, पर क्षमा चाहते हुए टाइम चूंकि क्रॉस हो चुका है, माफी चाह रहा हूँ। प्रोग्राम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने वोट ऑफ थैंक्स किया उनको धन्यवाद करने की भी जिम्मेदारी मिल जाती है। तो dear friends, many thanks to all of you who joined here, beautiful, and मेरे ख्याल से डॉक्टर योगेंद्र यादव जी सामने आ गए हैं कि भैया वीडियो ऑन कर लो। मैं तो लास्ट में फोटो लेता ही हूँ आपके खूबसूरत चेहरों की और फिर भेजता हूँ, जिससे कि एक याददाश्त बनी जाती है। तो सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे।
एक अच्छा खूबसूरत फोटो प्रोफेसर योगेंद्र जी खींचेंगे और हम सबको ग्रुप्स में भेज देंगे। महेंद्र जरूर फोटो खिंचाने के लिए सामने आ चुके हैं। ठीक है, शायद शर्ट उतारी हुई थी गर्मी में, शर्ट पहन ली एनीवे, वेलकम, स्मॉल जोक्स बट देन सभी का स्वागत है दोस्तों। बहुत अच्छा सत्र रहा। मैनी मैनी थैंक्स दैट यू ऑल ज्वाइंट। प्रोफेसर योगेंद्र जी, हम लोग तैयार हैं अपना खूबसूरत फोटो खिंचवाने के लिए। देखिए जैसी प्रीति जी जी उत्तराखंड जी से हो हैं। जी हो गया है प्रोफेसर साहब। अच्छा सर सर सर, सो स्वीट ऑफ यू। मैं बीच में अंधकार चला इसमें जय चला गया हिंद, था। जी जी जय जी, हिंद, शुभ जय रात्रि। हिंद, जय हिंद। जय मैनी मैनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस सर, ब्यूटीफुल जय हिंद सीरीज। सर, जय हिंद जी, जय नया हिंद। भारत बनाने के लिए। जी जी जी, ये ब्यूटीफुल सीरीज में आप लगातार ज्वाइन करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सी यू बाय बाय टुमारो सर। विद अनदर स्ट्रगल। अच्छा, और कल का प्रोग्राम भी बहुत सुंदर है। प्रोग्राम भी बहुत सुंदर है। कल प्रेम सिंह जी आए थे और फिर से हम खेती पे लौटेंगे। और खेती 4 बीघा में एक युवक ने, चूंकि वो शांति के रास्ते हैं ना दोस्तों, 4 बीघा में एक युवक ने 4 और 5 मल्टी लेयर्ड फार्मिंग करके किस तरह से आसपास के जिलों को, इलाकों को जगाया है। एक युवक से मिलेंगे, 35-36 साल के युवक हैं, बहुत जबरदस्त पॉपुलर हो रहे हैं एरिया में, बहुत इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वंडरफुल। सो यू नो वी आर गोना हैव वेरी गुड एग्जांपल टुमारो। सभी लोग ज्वाइन करें और दोस्तों को भी बोले ज्वाइन करने के लिए। आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, शबा खैर, नमस्ते, टेक केयर, बेस्ट विशेस, गुड नाइट, सी यू टुमारो विद अनदर स्टोरी।